साल के आखिरी हफ्ते की भारतीय बाजारों ने की है दमदार शुरुआत और बचा है आज का आखिरी 1.5 घंटा। मजबूती बरकरार रहेगी, 21,500 को छुएंगे, पार करेंगे या फिर रहेंगे छोटी रेंज में। और ऐसे में क्या करें, कल की तैयारी रहेगा, इसी पर खास फोकस। आप देख रहे हैं फाइनल ट्रेड, जी बिजनेस के बंधन म्यूचुअल फंड स्टूडियो में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। आइए बता दें आपको अब तक की बड़ी बातें, और बड़ी बातें वाकई में बहुत बड़ी है। आपने जैसा हेडलाइन में देखा होगा, आज की हेडलाइंस में 1, 2, 3, 4 नहीं, पूरी 10 हेडलाइंस बाजार में बड़े एक्शन पर है। निफ्टी सेंचुरी मार्कर 21,450 के ऊपर, बैंक निफ्टी 250 अंक मजबूत है 47,750 के ऊपर। फार्मा इंडेक्स लगातार तीसरे दिन मजबूती के साथ रिकॉर्ड लेवल पर। सरकारी कंपनियों की तेजी न रुकती है न थमती है। ऑटो शेयर पूरी रफ्तार में, मेटल की चमक दिन ब दिन बढ़ती हुई है। ये हैं वो सारे के सारे सेक्टर्स जो भारतीय बाजारों को लगातार मजबूती देने का काम कर रहे हैं, जबरदस्त एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स 50 अंक मजबूत है, और यूरोप के बाजारों में आज बहुत ही शांत वातावरण देखने को मिलेगा। कारोबार के लिहाज से नहीं, छुट्टी के लिहाज से आज यूरोप के बाजार सारे के सारे बंद है। वेरी नाइस। क्रिसमस के नेक्स्ट डे भी बंद, न्यू ईयर के नेक्स्ट डे भी बंद, ये यूरोप का हाल है। तो अब तक का ये रुझान है। जहाँ तक बाजार के आउटलुक का सवाल है, बाकी बचे हुए 1.5 घंटे के लिए थोड़ा सा ब्रीफ आपको दे दूँ। ऑल इज़ वेल, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसा अनुमान था कि आईटी थोड़े दबाव में रहेगा, वो भी कितना, थोड़े दबाव में। आज सारी खबरों के बावजूद हमने विप्रो और इन्फोसिस पे शॉर्ट करने की राय इसीलिए नहीं दी क्योंकि नीचे खुलकर ये रिकवर होते देखेंगे। और विप्रो लेके आता हूँ मैं आपके सामने। व्हाट अ रिकवरी, शानदार, बेहतरीन। डेज हाइपर, डेज लोकर खुलकर, तो ये है कमाल। विप्रो में एक अच्छी रिकवरी कल की शुक्रवार की बड़ी तेजी के बाद होती हुई दिख रही है। बाकी सेक्टर्स में मेटल मजबूत है, फार्मा मजबूत है, बैंक्स ये भी चल पड़े हैं, इंटरेस्टिंग लेवल के आसपास है। बचे हुए समय के लिए मेरे पास कुछ डेटा निकल कर आ रहे हैं, थोड़ी देर में मैं आपके सामने रखूंगा भी। लेकिन ओवरऑल बाजारों का रुझान बहुत ही बढ़िया, बहुत मजबूत बना हुआ है। नीचे 21,400 इमीडिएटली आपके लिए निफ्टी पर सपोर्ट है, और 21,500 के आसपास रुकावट। तो आखिरी 1.5 घंटे में इस लेवल के बाहर किसी एक तरफ निकले तो एक बड़े मुंह की संभावना बढ़ेगी, और उसमें ज़्यादा संभावना है कि नीचे आया तो भी बाय ऑन डिप्स के हिसाब से 21,400 के आसपास लोग खरीदारी करने के मूड में रहेंगे। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, 47,500 48,000 की रेंज है जिसको बैंक निफ्टी को ट्रेड करना है। नीचे में 47,500 47,650 ये दो लेवल है जहाँ खरीदारी की जाएगी। ऊपर में 47,850 47,925 और 48,000 ये 3 लेवल है जहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग भी आती हुई दिखेगी। तो ये है अब तक का पूरा मूड माहौल। डेटा मैं तैयार कर रहा हूँ, तब तक आइए इवेंट्स और साथ ही ट्रिगर्स बताने के लिए हमारे दो खास मेहमान नहीं है, हमारे दो खास टीम के मेंबर आशीष और नुपुर। जी सर। आशीष, मैंने खास बोलते आपके चेहरे पे मुस्कुराहट क्यों आई? मेहमान के ऊपर। अच्छा, मेहमान तो मैंने बोली नहीं, मैंने मेहमान की वजह से मुस्कुराहट आई। ओके, और आपकी? सर आप दोनों को देख के आ गए। ओह माय गॉड। आशीष, आपके लिए कॉम्प्लीमेंट, मुझे तो रोज ही देखती है। ओके, तो चलिए दोनों है तैयार। पहले जरा ट्रिगर्स फॉर ए चेंज आज आशीष हमें बताने वाले हैं सारे के सारे ट्रिगर्स आज कल परसों के। बताएं आशीष। जी सर, सबसे पहले अदानी ग्रीन एनर्जी, ये स्टॉक फोकस में रहेगा क्योंकि बोर्ड की बैठक है जहां पर पूंजी जुटाने पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा प्राइमरी मार्केट्स में भरपूर एक्शन है। इनोवा कैप्टा, अब ये आईपीओ आज बंद हो रहा है, यहाँ पर एप्लीकेशन का आखिरी दिन है। आपको बता देता हूँ कि प्राइस बैंड है 426 से 448 रुपये, और 570 करोड़ का जो है ये टोटल इशू है, इसमें से 250 करोड़ OFS है। अब बात करें कल के इवेंट्स की, तो साउथ इंडियन बैंक ये स्टॉक रडार पर रखेगा जहाँ पर बोर्ड की बैठक है। पूंजी जुटाने, फंड जुटाने पर यहाँ पर विचार किया जाएगा। टाटा टेक्नोलॉजीज और गांधार ऑयल रिफाइनरी, यहाँ पर 50% IPO एंकर लॉक इन जो 30 दिन का होता है वो खत्म होगा। और साथ में अगर आप देखें तो प्राइमरी मार्केट्स में तो लगातार एक्शन बना ही हुआ है। तो हैप्पी फोर्जिंग्स, जहाँ पर सब्सक्रिप्शन काफ़ी दमदार 82.6 टाइम्स देखने को मिला था, इसकी लिस्टिंग होगी। प्राइस बैंड 808 से 850 रुपये था, इशू साइज 1,009 करोड़ के आसपास, जिसमें से OFS था 609 करोड़। क्रीडो ब्रांड्स मार्केटिंग यानी मुफ्ती मेंसवेयर, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो लिस्टिंग होगी। सब्सक्रिप्शन काफ़ी बढ़िया देखने को मिला था, लगभग राउंड फिगर आपको बता रहा हूँ 52 टाइम्स था पूरा OFS। और RBZ ज्वेलर्स, यहाँ पर अगर आप देखें तो इसकी भी लिस्टिंग होगी। प्राइस बैंड 95 से 100, इशू साइज 100 करोड़ का, और पूरा का पूरा फ्रेश इशू, और रिस्पांस काफ़ी अच्छा देखने को मिला था, तकरीबन 17 टाइम्स का। इसके अलावा एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा आपको वेदांता के स्टॉक में, क्योंकि एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा। इंटरिम डिविडेंड था 11 रुपये का, तो इसका एडजस्टमेंट आपको स्टॉक के भाव में नजर आएगा। गुरुवार के इवेंट्स की बात की जाए तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक को वायदा बाजार की लिस्ट में हम मिस करेंगे क्योंकि आखिरी दिन होगा एक्सपायरी के साथ। PNB
ये स्टॉक फोकस में रहेगा क्योंकि बोर्ड की बैठक है जहां पर FY25 के लिए फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा। फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज एंड फ्लेयर राइटिंग इंडस्ट्रीज, यहाँ पर अगर आप देखें तो 50% IPO एंकर लॉक इन जो 30 दिन का होता है वो खत्म होगा, और अपडेटर सर्विसेज यहाँ पर अगर आप देखें तो 50% IPO एंकर लॉक इन जो 90 दिन का होता है वो खत्म होगा, और आज़ाद इंजीनियरिंग यहाँ पर IPO की लिस्टिंग होगी। इशू जो प्राइस है वो करीब करीब 524 के आसपास, साइज था 740 करोड़। तो प्राइमरी मार्केट्स और सेकेंडरी मार्केट दोनों में भरपूर एक्शन है। ओके, भरपूर एक्शन। और इस एक्शन के बीच में जो सारे ट्रिगर्स बताए हैं, एक सबसे बड़ी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बताई आशीष ने, आशीष किसी को मिस करेंगे? आशीष किसे? सर इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। क्यों करेंगे मिस? सर बैन से बेनिफिट वो काफी तो हमेशा बैन में रहता है, इसमें मिस करने जैसा क्या है? अपडेट नहीं दे पाऊंगा सर मैं अब। अच्छा, तो अब आशीष के लिए मतलब ऑन एन एवरेज 2 स्टॉक रोज बैन में रहते होंगे, 25 दिन 20 दिन जो भी सीरीज के माने। तो अब एक तो वायदा करो, तो क्या हम ये माने कि आपका काम डेली बेसिस पे 50% कम हो चुका है? नहीं सर नहीं, इसके अलावा भी थोड़ा बहुत काम करता हूँ। देखो, खुद ने कहा है थोड़ा बहुत करता हूँ, हमने नहीं कहा। वेरी नाइस। तो चलिए, इंडिया बुल्स के बाहर वायदा कारोबार से बाहर निकलने का आशीष को अफसोस तो है बिल्कुल। जी सर। चलिए कोई बात, कब? इसी गुरुवार को लास्ट है? गुरुवार को लास्ट एक्सपायरी के साथ। लिस्टेड तो रहेगा ना? लिस्टेड है। ओके, चलिए बढ़िया है। तो ये है सारे के सारे ट्रिगर्स जिन पर रखिएगा आप नजर। लेकिन आइए, खबरें कौन सी है आज बाजार खुलने के बाद, फंड एक्शन क्या हुआ है, बड़ी डील्स क्या हुई है, ये सारी चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं 9:15 से लेकर अब तक 2:05 तक की सारी डिटेल्स नूपुर के पास है। नूपुर बताइए। बिल्कुल सर, छुट्टियों का माहौल है तो सिर्फ हाँ, 4 ही ये तो है। खबरें हैं और 4 ही ब्लॉक डील्स हैं ओहो, और 4 ही वर्किंग डे हमारे। मतलब ये वाकई में आपने नहीं देखी छुट्टियों के वहाँ? अच्छा, बाय द वे इसलिए भी नहीं देखी, आज नूपुर बहुत बिजी थी, पता है कि नहीं पता है आपको? कायदे से बिजी आशीष आपको होना चाहिए था, नूपुर बिजी थे। जरा हमारे पैनल में कौन कौन आ चुका है जरा मैं उनको बताऊं, जरा एक बार लाइए। बंसल जी आ गए, वागले साहब आ गए हैं। बंसल जी, वागले साहब के तो बहुत ज़्यादा काम की खबर है। वागले साहब कहाँ हैं? वागले साहब, हिमांशु जी एक बार जल्दी से लाइए, पहले स्क्रीन पे मैं देख लूँ कौन कौन। हाँ, वागले साहब नहीं, वागले साहब तो दिख गए। वागले साहब आप सुन रहे हैं ना? जी बिल्कुल अनिल जी। बिल्कुल, आज नूपुर बहुत बिजी थी इसलिए 4 ही खबरें लेकर आई हैं। वैसे बिजी आपको होने वाली खबर है, आशीष को होने वाली खबर है, लेकिन बिजी नूपुर थी। बाकी सारे एक्सपर्ट्स का एक साथ लेके आइए तो फिर मैं उसके बाद सुनाऊं, ताकि खबर फिर मेरे को सबके रिएक्शन भी देखने हैं। और कुछ लोग ऐसा होगा आशीष जो आपसे जलन भी करेंगे इसमें। जी सर। हाँ, तो आज हुआ यूँ कि हमारे स्टूडियो में माधुरी दीक्षित जी आई थी। ओह। तो ओ में बिजी तो आपको होना चाहिए था, बिजी नूपुर थी। अब चूंकि नूपुर बिजी रही उन्हें देखने में मिलने में, तो फिर इसलिए आपके पास थोड़ी सी खबरें कम है। वागले साहब, आपको कैसा लग रहा है सुन करिए? कुछ लेफ्ट आउट फीलिंग? अनिल जी, हमारे जमाने की टॉप एक्ट्रेस या टॉप हीरोइन ऐसा बोल सकते हैं। जी जी बिल्कुल, मेरे जमाने की तो पक्का ही थी। मैंने पहले ही कहा हमारे जमाने की, आप इसको भी बदल नहीं सकते। ओह माय गॉड, आपका जमाना थोड़ा लेट आया एक्चुअली। चलिए, तो बाकी जो कुछ भी खबरें थोड़ी बहुत ला पाई नूपुर, बता दीजिए। बिल्कुल सर, थर्मैक्स के साथ शुरुआत करते हैं। कंपनी का जो डीमर्जर प्रोसेस चल रहा है उसे अब NCLT से मिल चुकी है मंजूरी, तो पॉजिटिव न्यूज़ है कंपनी के लिए। एशियन ग्रेनिटो पर भी फोकस करके चलना है क्योंकि कंपनी एक नई सब्सिडरी का गठन करेगी जहां पे जो प्रोडक्ट डेवलप करेगी उसकी 5 साल में आय करीबन 400 करोड़ तक की होगी। तो बड़ा रेवेन्यू पोटेंशियल इस सब्सिडरी से आते हुए दिखेगा कंपनी को। BL यहाँ पे कंपनी को करीबन 680 करोड़ का एक बड़ा ऑर्डर मिला है, तो ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा। लूमैक्स ऑटो, जहाँ पे कंपनी की हिस्सेदारी लूमैक्स एंसिलरी में 14% की थी, अब उसे बढ़ा के 86% कर दी है, तो ये स्टॉक भी आज फोकस में। ब्लॉक डील में विप्रो जो रिकवरी हमने देखी, यहाँ पे बड़े सौदे भी हुए, 8 लाख शेयर्स के सौदे होते हुए दिखे सुबह से। एडा 38 लाख शेयर स्टॉक का थोड़ा दबाव में दिख रहा है। जुपिटर वैगन्स 15 लाख शेयर्स, और लास्ट में स्टार हेल्थ जहाँ पे करीबन 14.25 लाख शेयर्स के सौदे सुबह से होते हुए नजर आए। ओके, तो ये है ढेर सारी खबरें जिन पर आज दिखाए आपको भरपूर एक्शन। सबसे इंटरेस्टिंग इसमें विप्रो की ब्लॉक डील, और विप्रो में बुरी खबरों के बाद ब्लॉक डील जो हुई, उस ब्लॉक डील ने पूरा मूड माहौल बदल के रख दिया। स्टॉक के लिए डे हाई पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है इस वक्त। आइए स्वागत किया जाए सभी मेहमानों का। दर्शन आप कर ही चुके हैं। बिल्कुल सबसे पहले सुमित जी के लिए, सुमित का सुपरहिट। सुमित जी आजकल फुल फॉर्म में, सुबह भी अभी भी। सुमित जी वेरी गुड, कीप इट अप। बताएं सर, बिगुल के बाद। बताएं सर।
गुड आफ्टरनून अनिल जी। वेरी गुड आफ्टरनून जी अनिल जी, बाय का स्टॉक अभी रडार पे आया है। फर्टिलाइजर एंड केमिकल स्टॉक्स में मोमेंटम बना हुआ है, तो जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है उसका अभी भाव चल रहा है 229.50, 229 रुपए 50 पैसा। स्टॉक का नाम है गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड, जीएसएफसी के अंदर मोमेंटम तेजी का बन रहा है। स्टॉक के अंदर यहां से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ का देखने को मिलना चाहिए। स्टॉक और सेक्टर तेजी के ट्रेंड के अंदर में है, तो जीएसएफसी में यहां से 240 रुपए से लेके 245 रुपए तक का मूव जल्दी शॉर्ट टर्म में देखने को मिलना चाहिए। खरीदारी करें, जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें। 221, 222 ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है। तो 222 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें, 240, 245 के टारगेट्स के लिए। ओके, जीएसएफसी ये खरीदारी करें, आपके लिए राय आती हुई। और 2 दिनों से जो सुमित जी का गला खराब हुआ है, अभी सुबह शो करने के बावजूद भी अभी तक ठीक नहीं हो पाया है, ये आप ध्यान में रखें। तो थोड़ी मुश्किलें हैं सुमित जी के लिए, लेकिन मुझे लगता है एक आध दिन में ठीक हो जाएगी, चिंता न करें। आइए, कई सारे स्टॉक्स आज एक्शन में हैं और उन पर फोकस किया जाए। बाजार बंद होने के बाद जिन शेयरों में एक्शन हुआ है, इसी पर एक बार फोकस करते हैं। विप्रो, वागले साहब जरा चार्ट्स देखिए, राय दीजिए। स्टॉक में ज़बरदस्त बढ़िया रिकवरी हुई। शुक्रवार को 6.5% बंद हुआ ऊपर, उसके बावजूद आज नीचे खुल के जो शुक्रवार के हाइज को पार करने की कोशिश कर ली है। क्या कुछ बड़े ब्रेकआउट के संकेत है? 500 पार जाने को तैयार? अनिल जी, आज सुबह न्यूज तो शायद नेगेटिव थी, ओपन भी नीचे हुआ, लेकिन इसने 448 जो 450 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जैसे ही ओपन हुआ एक हल्की सी नीचे वाली टिक मार के जो बाउंस हुआ है, और पैटर्न बहुत ज़्यादा अच्छा है। ऑब्वियसली ये मैं डे ट्रेडिंग के लिहाज से नहीं कह रहा हूँ, पोजिशनली पहला टारगेट इसका 480 है, जो मुझे लगता है आज और कल में आना चाहिए। अभी 469 है, तो अभी भी थोड़ी अपसाइड है। और जैसे ये 480 485 क्रॉस करेगा, 520 525 तक के मेरे पोजिशनल टारगेट्स होंगे। ये टारगेट्स लगभग 3 से 4 दिनों के हैं, तो उसके लिए अगर आपको प्ले करना है तो आप यहाँ पर ले। थोड़ा सा नीचे आता है, मे भी 5-7-8 रुपए करेक्टिव मूव आ सकती है, ऐड करें। आपका स्टॉप लॉस 457 का होना चाहिए। पहला टारगेट 480, दूसरा टारगेट 500 510 के। तो ये है राय आपके लिए। विप्रो पर 480 और 510 के टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी। बड़े एक्शन में विप्रो आपके लिए आता हूँ। ओके, हिमांशु जी हैं तैयार और बिगुल है तैयार। हिटमैन हिमांशु, अच्छा हिटमैन से याद आया, हिमांशु आज का दिन क्यों खास है? 26 दिसंबर। हाँ अनिल जी, नो आइडिया। अरे कैसे आइडिया नहीं है? गजब करते हो। पहली बार जन्मदिन है अनिल जी का, रोहित शर्मा जी का। अरे रोहित शर्मा, रोज थोड़ी जन्मदिन होता है, वो तो साल में एक ही दिन होता है। अच्छा, रोहित शर्मा जी मतलब पूरी तैयारी के साथ आज बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच खेलने जा रहे हैं। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट में मैच है और पहली बार 31 सालों में हिंदुस्तान की टीम साउथ अफ्रीका को उसकी ज़मीन पर हरा के टेस्ट जीतने की कोशिश करेगी। उसकी आज से शुरुआत होगी टेस्ट सीरीज़ की, तो इसलिए हमारी शुभकामनाएं इंडियन टीम के साथ। वैसे 2020 और वनडे वाली तो हो गई सीरीज, उसमें तो कोहली साहब, रोहित शर्मा साहब थे नहीं, तो इन दिग्गजों को आज से फिर देखने का मौका आपको मिलेगा। इसलिए आज का दिन है बेहद खास और हमारे साथ एक हमारे खास हिमांशु जी। आइए बिगुल, हिटमैन हिमांशु। बताएं सर। गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनिल जी, पहले तो ट्रेडिंग के लिहाज से कॉल दे दूं, डेविस लैब में खरीदारी करनी है। फ्यूचर्स के लेवल है 3830 3835 के आसपास। करंट लेवल्स पे खरीदारी करके चलने की सलाह है। स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 3790 का। अपसाइड में 3880 3900 का टारगेट जो मुझे लगता है कल तक आ सकता है। 3920 3950 ये 2-3 टारगेट्स के लिए डेविस लैब में खरीदारी करके चलने की सलाह है। अनिल जी, ये बीटीएसटी कॉल थी, लेकिन साथ ही साथ ये मेरी पिक ऑफ द सीरीज है डेविस लैब, जिसमें खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। एक बहुत लंबे समय की अंडर परफॉर्मेंस और कंसोलिडेशन के बाद आज के सेशन में यहाँ पर एक कंफर्मेशन होता हुआ नजर आ रहा है। डेली चार्ट्स पर एक बड़े टाइम फ्रेम पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट है। छोटे टाइम फ्रेम पर एक और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, जो कि बड़े चार्ट के अंदर एक राइट शोल्डर बन रहा है। तो एक रेयर अकरेंस है जिसकी जो स्ट्राइक रेशियो है वो काफी अच्छी होती है। तो डेविस लैब को पोजिशनली खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। 3780 3750 इस लेवल के नीचे का पोजिशनली स्टॉप लॉस लगाएं। मुझे लगता है जनवरी सीरीज में
₹4000 का पहला टारगेट डिविस लैब में आता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन इवेंचुअली 2 से 3 महीने में डिविस लैब में 4500 यानी कि ₹4500 तक की मूव्स बनते हुए नजर आ सकती हैं। तो डिविस लैब में ना केवल इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से बल्कि पोजिशनली भी खरीदारी करके चलने की सलाह है। बहुत ही बढ़िया, और आपको दिल से धन्यवाद देते हुए मुझे नज़र आए जय। और लेकिन धन्यवाद उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही है। पूछे क्यों? क्योंकि उनका टारगेट ऑलमोस्ट आने वाला होगा। ऑलमोस्ट टारगेट के नज़दीक आया, पहले टारगेट के नज़दीक, लेकिन दूसरा टारगेट 3940 उनका, वो आपका उनका लगभग सेम है। इसलिए धन्यवाद पूरे ही मान के चलें, आप चिंता न करें। सुबह वाले शो में डिवीज लैब 3785 में 3785 पर खरीदारी करने की राय जय की भी आई थी, और वहाँ से स्टॉक्स ज़बरदस्त एक्शन में आपके लिए आता हुआ दिख रहा है। ये है आपके लिए भरपूर एक्शन। आइए इसी एक्शन को बढ़ाते आगे। चंदन तापड़िया साहब ने भेजी है उनकी पसंद की 2024 की पिक, न्यू ईयर पिक, देखिए। मेरा न्यू ईयर पिक है एनएलसी इंडिया। 200 के सपोर्ट से 265 तक के टारगेट यहां पे बनने चाहिए। एनएलसी इंडिया की बात करें तो स्टॉक मंथली चार्ट में लगातार पिछले 8-10 महीने से हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है। स्टॉक अपने 15 सालों के हाईएस्ट लेवल पे कामकाज कर रहा है। की मूविंग एवरेज के ऊपर होल्ड कर रहा है और कंटिन्यूसली यहाँ पे सपोर्ट से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इस पूरे सेक्टर में मेटल, माइनिंग, सीपीएससी में तेजी देखने को मिल रही है, जो क्लियरली इंडिकेशन है कि स्टॉक से पूरा सेक्टर यहाँ पे अप मूव देना चाहिए। तो एनएलसी इंडिया पे खरीदारी की सलाह। स्टॉक में मौजूदा लेवल से 20 से 25% तक की बढ़त बननी चाहिए। ओके, 249 के आसपास से एनएलसी, नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन, टारगेट 265। ऐसा कैसे है? स्टॉप लॉस इतना दूर 200? दया, कुछ तो गड़बड़ है। 265 का टारगेट, एक मिनट, करंट प्राइस एनएलसी 10% चल गया। अच्छा, आज ही चल गया 10%। ओ चलो, चंदन जी ने स्टॉक तो ओके 11%। जैन साहब को पहले बुलाता हूँ। जैन साहब किधर है? जैन साहब आ गए आप? ये जो इतनी तेजी हो रही है, एनएलसी 11%, फिर कोल इंडिया, माइनिंग, मिनरल्स वाले, एनएमडीसी, हिंद कॉपर, ये सब में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, जरा समझाइए। तब तक मैं आता हूँ आपके पास, आप आराम से गैदर योर थॉट्स। जरा मैं जल्दी से घूम फिर के आता हूँ बंसल जी के पास। बहुत देर से बंसल जी इंतजार कर रहे हैं, और उनकी जो आज़ादी है आज की, कुणाल जी के नहीं होने की वजह से, लेट हिम एंजॉय दैट। बिगुल चार्ट कॉर्नर का बंसल जी तो सुबह की छुट्टी लेके गए थे, कुणाल जी दोपहर की भी गुटली मार दी। आने जी सुबह तो कुणाल जी खुश थे, अब थोड़े से सैड हैं, उदास हैं। मेरी उनसे बातचीत हुई थी, वो कह रहे थे कि वो जो जय कुमार है उसमें सर्किट तो लग गया है, बट ये सुपर हिट कॉल में तो पिक ऑफ द डे में आएगी। राकेश कुणाल चार्ट कॉर्नर में ट्विटर पे क्रेडिट नहीं मिल पाएगा। तो मैंने कहा भैया इसके लिए तो आप पीसीआर से या बिग बॉस से बात कीजिए, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं आपको ऑन एयर क्रेडिट दे सकता था, वो मैंने दे दिया। देखो भाई, मैं तो कोशिश कर रहा था कि आपको मिले, आप इन्हें थोड़ी बहुत उनको दी। एनीवे, चलिए चार्ट कॉर्नर की क्रेडिट हम उनको जरूर देंगे। बताएं कौन सा स्टॉक है? अनिल जी, स्टॉक हुई है जिसको मैं और कुणाल जी रेगुलरली रिकमेंड कर रहे हैं, अभी तक किसी और ने ज्वाइन नहीं करा है। स्टॉक है हिंदुस्तान यूनिलीवर। चोरी चुपके धीरे धीरे चल रहा है, एक बड़ी तेजी का प्रबल दावेदार है। 2545 2545 का एक स्टॉप लॉस लगाना है, और 2700 के एक मुश्त टारगेट के लिए हिंदुस्तान यूनिलीवर पे एक ओवरवेट खरीदारी की राय है। ऐसे बात कर रहे हैं जैसे मेरे को लगा कोई शेरो शायरी करने के मूड में। चोरी चुपके, मैं बोला कि कुछ तो बढ़िया है कि सेकंड लाइन, एक बाद में HUL ही निकला उसमें से। तो चोरी चुपके HUL चलने को तैयार है, 2700 का टारगेट बंसल जी को। लेकिन एक चीज़ काफ़ी दिनों से लगातार पसंद आ रहा है, बार बार इस पर रिकमेंडेशन आ रही है। ओके, तो ये है। थोड़ी देर में सुमित जी भी आपको देंगे कुछ अपनी तरफ से एक बेहतरीन कॉल, लेकिन उससे पहले जैन साहब हैं तैयार, और जैन साहब से हमें माइनिंग और मेटल शेयरों पर, स्पेशली ये सरकारी कंपनियां जो जबरदस्त एक्शन में, इन पर लेनी है राय। बताएं सर। देखिए, मेटल स्टॉक्स वैसे भी मैंने लास्ट फ्राइडे भी शायद मैंने आफ्टरनून शो किया था बिल्कुल, और उसमें भी यही बात हुई थी कि माइनिंग स्टॉक्स बहुत जबरदस्त करने वाले। एक तो देखिए जो भी
रिन्यूएबल एनर्जी रिलेटेड या पावर रिलेटेड कुछ ना कुछ सरकार की पॉलिसीज आ ही रही है और भी आएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि एनएलसी इंडिया हो या कोल इंडिया हो या इवन मेटल स्टॉक्स, दे विल डू वेल। एनएमडीसी बहुत बढ़िया कर रही है और मुझे समहाउ सारे पीएसयूज में जो एक चाल बनी है, बिकॉज वो वैल्यूएशन कंफर्ट जबरदस्त है और फिर जो एक पीएसयूज को कई सालों से जो एक नेग्लिजेंस मिल रहा था, लोग नेग्लेक्ट करते थे, वो सारा तो वैसे ही खत्म हो गया। और अब लोगों को लगने लगा कि ये स्टॉक्स और बढ़िया करेंगे, क्योंकि मैनेजमेंट को लेकर जो थोड़े बहुत क्वेश्चंस पहले रहते थे वो सब दिखते नहीं है। और कुछ ना कुछ, एक तो जो डिसइन्वेस्टमेंट वाली चीज भी है, वहां पे मोनेटाइजेशन और ये सब आ रहा है। तो ओवरऑल आई फील कि बहुत जबरदस्त है। कोल इंडिया पे आई एम वेरी बुलिश। मुझे समहाउ एनएलसी इंडिया बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया पिक थी और अभी भी वैल्यूएशन के लिहाज से सस्ता है। एनएमडीसी पर्टिकुलरली बहुत बढ़िया लग रहा है। सो आज इनफैक्ट अभी मैं देख रहा था, जो दूसरे भी अगर आप पीएसयूज को देखिए तो मैसगांव डॉक देख लीजिए, आप कोचिन शिपयार्ड देख लीजिए या ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन देख लीजिए, सब में बहुत जबरदस्त माहौल बना हुआ। सो ओवरऑल पीएसयू स्टॉक्स में जबरदस्त बाइंग आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं रहेगी मजबूत, इसमें कोई डाउट ही नहीं। आइए जल्दी से एक बिल्कुल नितिन जी के लिए। नितिन जी हमारे साथ हैं इस वक्त फोन लाइन पर, निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका। नितिन जी फरमाएं। अनिल जी, यहाँ पे 21,450 की कॉल ऑप्शन लेंगे। 123, 124 ऐसे रेट है। 21,450 की कॉल ऑप्शन। और अभी अभी निफ्टी में हाई ब्रेक हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि क्लोजिंग में शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए। और मुझे जो डेटा में दिखा है, कुछ लॉन्ग रोल ओवर्स यानी शॉर्ट कवरिंग का डेटा दिख रहा है। जैसे कल और परसों 2 दिन एक्सपायरी को बाकी है, तो एक्सपायरी नए हाइज की तरफ होनी चाहिए। और जैसे अभी हम स्पॉट देख पा रहे हैं कि स्पॉट 21,500 के ऊपर आ गया है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्सपायरी 21,600 की तरफ हो सकती है। 100 पॉइंट और ऊपर ही होनी चाहिए एक्सपायरी। बैंक निफ्टी में भी बाइंग आ रही है, तो यहाँ पे हम कॉल ऑप्शन लेंगे 21,450 की। अभी 124, 125, 26 से ले सकते हैं, जिसका स्टॉप लॉस बनता है आपका 90 रुपीज का। और टारगेट बनते हैं इसके 160 से लेके 180 रुपए। 60, 180 के टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। 12,450 का निफ्टी का कॉल ऑप्शन खरीदना है आपको इसी महीने की एक्सपायरी का, यानी कि गुरुवार, यानी कि परसों। अगर आपको लग रहा हो इसी महीने की एक्सपायरी बहुत दूर, गुरुवार थोड़ा कम दूर, लेकिन परसों एकदम नज़दीक आ जाता, तो परसों की एक्सपायरी वाला खरीदना है आपको। नितिन जी कोई राय बैंक निफ्टी पर भी आपकी तरफ से? जी अनिल जी, बैंक निफ्टी की भी हम कॉल ऑप्शन लेंगे। जी बताएं। कॉल ऑप्शन लेंगे 47,900 की, जिसका प्राइस है 265 रुपए। 47,900, 265, 270 का प्राइस है। इसे खरीदेंगे इसी रेट पे। स्टॉप लॉस बनेगा 210 का और इसके टारगेट बनेंगे, फर्स्ट टारगेट 360 के और उसके ऊपर निकलती है तो 450 के। ओके, 360, 450 ये दो टारगेट के लिए करनी है आपको। बैंक निफ्टी के 47,900 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी और निफ्टी में 21,450 के कॉल ऑप्शन की खरीदारी, ये दोनों ही आपके सामने। बैंक निफ्टी का भी 47,900 का कॉल ऑप्शन आपको 265 में खरीदना है, 210 का स्टॉप लॉस। धन्यवाद नितिन जी आपका ये दो बेहतरीन कॉल्स के लिए। आइए अगला बिगुल है सुमित जी के लिए। सुमित के सुपर डुपर हिट। सुमित जी फरमाएं सर। स्टॉक रडार पे आया है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के अंदर मोमेंटम तेजी का बन रहा है और पिछले कई हफ्तों से तेजी का मूव बना हुआ है। जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है उसका अभी भाव चल रहा है 127 रुपए 40 पैसे, 127 रुपए 60 पैसे। 127.40, 127.60 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है IOC। IOC के अंदर मोमेंटम तेजी का बना हुआ है। स्टॉक वन वे तेजी का मूव दिखा रहा है और 80 रुपए के आसपास हम इसको कंटिन्यूसली रिकमेंड करते हुए आ रहे हैं। स्टॉक के अंदर मेरे को लग रहा है कि अभी यहां से और ऊपर का मूव बनेगा, क्योंकि स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट है। पिछले 3-4 दिनों के हाई लेवल पे अभी जस्ट आया है। स्टॉक के अंदर मेरे को लग रहा है यहां से ऊपर में 132.50 का पहला टारगेट, 135 का दूसरा टारगेट, ये दोनों शॉर्ट टर्म के टारगेट होने चाहिए। पोजिशन टारगेट और ऊपर के देखने को मिलने चाहिए। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट दिखाई दे रहा है 123.50, 124 के पास है, तो 123.50 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें। 132.50 का पहला टारगेट, 135 का दूसरा टारगेट। IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, आज HPCL BPCL में भी बढ़िया तेजी देखने को मिली है। IOC भी यहाँ पर मजबूती के साथ आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। 123.50 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस
और टारगेट 132.50 और 135 के लेकर चले आप। जरा तेल कंपनियों पर एक बार राय ली जाए चोपड़ा साहब से भी। विजय चोपड़ा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं एनोक वेंचर से। चोपड़ा साहब बहुत बहुत स्वागत है। भयंकर खरीदारी है सर, थोड़े गिरते वापस बढ़ जाते हैं, और ऐसा नहीं मतलब कच्चा तेल ठीक है 80 के आसपास है, ऐसा भी नहीं 72-73 वहाँ से 80 भी आ गया, फिर भी ये शेयर तो भागे जा रहे, क्यों? क्रूड के नीचे आने से अनिल जी इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है, और नो डाउट ये अच्छी कंपनीज हैं, इनमें डीप वैल्यू है। अगर आप BPCL, HPCL, IOC तीनों की बात करें जो OMCs हैं काफ़ी वैल्यू है। और अगर आप टॉप से देखें इनमें एक गिरावट भी आ चुकी है, टॉप करीब 480 था, 430 तक नीचे आया, तो करीब 10-12% की गिरावट के बाद ये दोबारा से अपनी चाल के लिए तैयार हो रहे हैं। हो सकता है दोबारा से पुराने हाई थे वो टेस्ट करें। और जहाँ तक वैल्यूएशन की बात है, इनकी वैल्यूएशन कभी भी स्ट्रेच्ड नहीं हो सकती जिस प्रकार से अभी ट्रेड कर रहे हैं, तो वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड नहीं है, थोड़े से ओवरबॉट कैटेगरी में आ जाते हैं जो मैं मानता हूँ। और पिछले 3-4 महीने में जो चाल देखी OMCs ने वो ओवरबॉट कैटेगरी में थे, वो ओवर वैल्यूड नहीं थे, ओवरबॉट थे। और ये बाजार का एक नियम है, सिद्धांत है कि जो भी कुछ ओवरबॉट में टेरिटरी में आ जाता है, थोड़ा बहुत करेक्ट होता है, उसके बाद दोबारा अपनी चाल शुरू करता है। प्रॉफिटेबिलिटी की कहीं से कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सेल्स की कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी कमोडिटी है जो हर एक व्यक्ति को चाहिए, जीवन यापन के लिए चाहिए, ट्रांसपोर्ट के लिए चाहिए, तो ट्रांसपोर्ट तो एक इंट्रिंसिक पार्ट है ही हम सबके जीवन का। तो मुझे नहीं लगता OMCs में कभी सच कोई समस्या आएगी। और नो डाउट जो सरकारी या आधी सरकारी गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं और जो गवर्नमेंट सपोर्टेड एंटरप्राइजेस हैं, सारी में ही रीवैल्यूएशन हो रही है, और ये सारी की सारी री रेट हो रही हैं कंपनीज। तो मुझे लगता है कि अच्छी तेजी दिखा सकते हैं दोबारा से। अभी जो रिसेंट हाइस हैं वो टेस्ट किए जाएंगे। तो तेल कंपनियों में ज़बरदस्त एक्शन बनता हुआ दिख रहा है। आज बढ़िया उछाल आपको HP, BP, IOC तीनों में देखने को मिलेगा। स्पेशली HPCL 4.5% दमदार खरीदारी होती हुई नजर आएगी आपको। आइए बिगुल के लिए एक बार फिर से तैयार है सुमित जी के ठीक पीछे हिमांशु गुप्ता साहब, बैक टू बैक हिटमैन हिमांशु। फरमाए सर। अनिल जी, केमिकल स्टॉक्स पे आज मतलब तेजी जो है वो देखते ही बन रही है। जिस तरह से टाटा केमिकल ने एक लीड ली है, उसके पीछे पीछे पूरे सेक्टर में तेजी है। और आपका पसंदीदा स्टॉक आरती इंडस्ट्रीज, ये मेरे रडार पर है, जिसमें आज फ्रेश ब्रेकआउट है। मुझे लगता है यहाँ पर खरीदारी करके चला जा सकता है। एज अ BTST ट्रेड यहाँ पर तेजी करके चलने की सलाह रहेगी। 630-631 रुपए के आसपास के करंट लेवल्स है, यहाँ पर पोजीशन बनाई जा सकती है। कोई एक आध रुपए का डिप मिलता है 627-626 तक, वहां पर पोजीशन को ऐड करें। 622 रुपए का स्टॉप लॉस लगाया लीजिए। और मुझे लगता है कि इस एक्सपायरी तक, यानी कि कल और परसों तक, ये स्टॉक 642-645 रुपए तक की अपमूव दिखाता हुआ नजर आ सकता है। तो आरती इंडस्ट्रीज में खरीदारी करके चलने की सलाह। बिल्कुल, तो केमिकल शेयरों में ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है और रहेगा भी। इन्हीं केमिकल शेयरों पर थोड़ी देर में मैं जैन साहब से भी राय लूँगा समय मिलने पर, लेकिन जैन साहब तब तक जवाब तैयार रखें। तब तक पेटीएम, ये है वो स्टॉक जो आज है सुर्खियों में। क्यों है सुर्खियों में, क्या कुछ हुआ है डेवलपमेंट? पेटीएम का शेयर एक बार मैं आपके सामने ले आऊँ। थोड़े हल्के नुकसान में आज ट्रेड करता हुआ दिख रहा था, खुला फ्लैट, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आई। अब देख लेते हैं किस तरह का कारोबार होता दिख रहा है। हाँ, बस पड़ा है 7 रुपये नीचे, 1% के आसपास। क्यों? आशीष हमारे साथ तैयार है बताने के लिए सारी डिटेल्स। आशीष जी फरमाएं जरा। सर, एडटेक कंपनियों के बाद फिनटेक कंपनियों में भी अगर आप देखें तो कौन सी कंपनी के बाद? एडटेक, अच्छा, जो ओके, एजुकेशन वाली, एजुकेशन टेक्नोलॉजी। अब फिनटेक, उसके बाद फिनटेक में भी अब एक ट्रेंड शुरू हो गया है ले ऑफ करने का। पेटीएम की तरफ से खबर आई है कि 1000 एम्प्लॉयज़ को जो है इनकी छटनी करने वाले हैं ये, और AI ने रिप्लेस किया। दरअसल ये 1000 एम्प्लॉय जो है, कह तो ये भी रहे कि नॉन परफॉर्मेंस के कारण भी हो रहे हैं, लेकिन AI ड्रिवन जिस प्रकार से अगर आप देखें तो कंपनीज में लगातार चलन बढ़ता जा रहा है, तो इसी के चलते इन 1000 लोगों की छटनी कर दी गई है। और इसके चलते कंपनी कह रही है कि 10 से 15% आपको एम्प्लॉय कॉस्ट में इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। फर्स्ट हाफ ऑफ FY24 में अगर आप देखें तो 1126 करोड़ का जो है एम्प्लॉय कॉस्ट था। FY23 पूरे साल अगर आप देखें तो 2323 करोड़ था। FY22 में 1623 करोड़। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो 10 से 15% का जो है इन्हें बेनिफिट देखने को मिल सकता है। और कंपनी खुद कह रही है कि एफिशिएंसी के मामले में अगर आप देखें तो AI काफ़ी ज़्यादा बेटर है, और इसके चलते इनकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी में भी जो है फ़ायदा देखने को मिल रहा है। कॉस्ट कटिंग का एडवांटेज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन साथ में अगर ये भी कह रहे हैं कि अपने जो पेमेंट कारोबार है इसको मजबूत करने के लिए अगले साल करीब 15,000 कर्मचारियों की नियुक्ति भी करेंगे।
एक तरफ 1000 लोगों की छटनी हो रही है, इन्हें एआई से रिप्लेस किया जा रहा है, और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ट्वीट करके ये भी जानकारी दी कि अगले साल 15,000 कर्मचारियों की नियुक्ति भी होगी। तो फोकस में पेटीएम यहाँ पर नजर रखेंगे। तो पेटीएम यहाँ पर बताया जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लागू करने की वजह से ऐसा किया जा रहा है, लेकिन अंदर अंदर ये बोलते हैं कि शायद कॉस्ट कटिंग वाला मामला है। अच्छा, ओके। चोपड़ा साहब को तो पता होगा, दिल्ली में रहते हैं। बिल्कुल सर, पूछूं? चोपड़ा साहब अंदर की बात बताइए। अनिल जी, मैं दिल्ली में रहता हूँ और जो इनके ओनर हैं, प्रमोटर हैं विजय, उनसे मेरा नाम भी मैच होता है। एब्सोल्युटली, इसीलिए तो हम आपके पास आए सर। देखिए, मुझे लगता है एआई एक बहाना है। कोई भी कंपनी अपने जिसे कहते हैं डेडवुड एचआर टर्म्स में, तो डेडवुड को बाहर करती रहती है। बहुत सारी टेक्नोलॉजीज इररेलेवेंट हो जाती हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, और नई टेक्नोलॉजीज को एम्ब्रेस करना पड़ता है। तो ये कोई नई बात नहीं है कि कोई कंपनी एम्प्लॉयज़ को निकाल रही है। आजकल क्योंकि लिस्टेड कंपनीज हैं तो काफ़ी हल्ला गुल्ला हो जाता है, बट दिस इज समथिंग वेरी नॉर्मल। बहुत सारी आईटी कंपनीज ने अपनी बेंच स्ट्रेंथ खत्म करी है, चुपचाप करी है, बिना बताए करी है। इन्होंने डिस्क्लोजर दिया है, और हो सकता है कि कोई डिसग्रंटल्ड एम्प्लॉय ने भी ये बात बाजार में निकाली हो, पॉसिबली। तो कोई नई बात नहीं है। तो आई थिंक ये स्मार्ट साइजिंग कहते हैं इसको आज के ज़माने में। तो कंपनी लीनर बेटर हो जाती है, और नो डाउट जो टेक या टेक बेस्ड कंपनीज होती हैं उनका सबसे बड़ा खर्चा सैलरीज होती हैं, और अपनी सैलरी के जो कॉस्ट है उसको कटौती करके नो डाउट पेटीएम बेहतर स्थिति में आ जाएगा। मुझे लगता है ये लेने वाले स्तर हैं पेटीएम के, और यदि कोई लंबी अवधि के लिए लेना चाहता है तो इन लेवल्स पे कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं नज़र आती। जो एक बार को खराबी होनी थी हो चुकी है, तो पेटीएम तो लेना ही है इन लेवल्स पे। और इसमें यदि बाजार में कोई गिरावट आती है तो भी इतना डर नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक गिर चुका है। और कभी भी हमने टेक्नोलॉजी कंपनीज में ये देखा, और पहले भी हमारा डिस्कशन हुआ था, मैंने 1-2 एग्जांपल्स भी दिए थे। जो मेरे मित्र हैं जो यूके में थे, उनको 4 दिन के अंदर डिपोर्ट कर दिया गया था नोएडा, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी कंपनीज जो है वो फालतू का कॉस्ट कैरी नहीं करना चाहती। और ये अच्छी बात है, किसी भी कंपनी के लिए फालतू मैन पावर कैरी करने का क्या सेंस है। तो निश्चित रूप से अच्छी चीज़ है पेटीएम के लिए। मैं सहानुभूति है मेरी उन लोगों के साथ जो अपनी नौकरी खोएंगे, मगर ऐसा नहीं है, भारत बढ़ता हुआ देश है। इन लोगों को निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई और कंपनी हायर कर लेगी, अच्छे लोग होंगे। तो आई थिंक इट इज़ गुड फॉर पेटीएम ओवरऑल, और बिल्कुल भी इस लेवल पर डरना नहीं है। पेटीएम मुझे लगता है लेने जैसा है। ओके, बहुत ही कॉन्फिडेंट व्यू दिया है, और कॉस्ट कटिंग के लिए आज से पहले किया हो, लेकिन ये कंपनी के लिए फायदे की बात, ऐसा मानना है विजय चोपड़ा साहब का। और चोपड़ा साहब का कह रहे हैं कि डरे नहीं, ऑलरेडी स्टॉक में करेक्शन हो ही चुका है, ये खरीदने का वक्त है, ना कि बेचने का। आइए, खरीदने का वक्त तो है ही, और क्या क्या खरीदना है बताएंगे। आज जो सुबह से दमदार खरीदारी की राय देने वाले हमारे सेठी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बिगुल के साथ स्वागत किया जाए सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। सेठी साहब सुस्वागतम। सुबह से आप तो कमाल धमाल किए जा रहे हो, BL और क्या क्या, हीरो मोटोकॉप और EMS, सारे आपके स्टॉक बड़ी तेज दौड़ लगा रहे हैं। बताएं सर, क्या है सीन? अब आज 2 स्टॉक है या ज्यादा? गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु, थैंक यू सो मच अनिल जी। पहले कौन दीपांशु कह रहा है? सॉरी, हेलो, 1 घंटे से चैनल नहीं देख रहे आप? क्यों? गुड आफ्टरनून दीपांशु किधर है? अच्छा, दीपांशु नहीं है, नहीं देख तो रहा हूँ अनिल जी, सुन तो रही हूँ, सामने स्क्रीन देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, बट आवाज तो मालूम पड़ जाती है अनिल जी। दीपांशु होना चाहिए अनिल जी। हाँ, होना तो चाहिए, तो मैं भी कह रहा हूँ होना चाहिए, लेकिन है नहीं ना। ना अनिल जी, जहाँ तक मुझे याद आता है दीपांशु है। एक मिनट जरा भाई, 1 मिनट रुको। अभी आपके सामने टीवी है? हाँ अनिल जी, 1 मिनट जरा भाई, जिप कैमरा से पूरा लॉन्ग शॉट दिखाओ। पूरे आज 35 मिनट से भाई साहब अकेला आदमी शो किए जा रहा है, आपको पता ही नहीं चला किस किस को पता चला, किस किस को नहीं पता चला। जरा बाकी एक्सपर्ट, पहले तो हम लॉन्ग शॉट भी मैं दिखाता हूँ ताकि आपको एक खाली कुर्सी नजर आएगी, उससे पता चलेगा। हाँ, ये दीप की कुर्सी दिखिए सेठी साहब। नहीं, अभी आएगी आपके सामने। हाँ, अनिल जी पूरा दिखाई नहीं दे रहा है तो कहाँ से दिखेंगे? हाँ, अभी दिखेगी, चिंता न करें, हमने रखी है दीप की कुर्सी। और बाकी किस किस को आइडिया लगा था, देखो जरा एक बार बाकी सारे एक्सपर्ट्स हमारे लाइए जरा स्क्रीन पे, किस किस को आइडिया लगा? जैन साहब जी, जैन साहब आइडिया लग गया था अनिल जी, क्या दीपांशु जी नहीं है? वेरी नाइस, लगता है कि स्मार्ट बॉय में ज्वाइन करेंगे, कि चेयर है, नहीं तो
दूसरे दिन कोई ना कोई तो ज्वाइन करता ही। स्मार्ट बॉय जी। सुमित जी अनिल जी शो के स्टार्ट से ही नहीं है दीपांशु। अनिल जी मेरा ध्यान है पूरा। वेरी गुड। अच्छा वागले साहब। जी अनिल जी लेकिन इसके लिए जिम्मेदार आप ही है, आप ही ने उनको छुट्टी दे दी होगी। अरे कभी कभी देनी चाहिए, उसमें क्या है अभी। नहीं तो छुट्टी का कोई कारण होना चाहिए और सही कारण होना चाहिए ना। ऐसी आप बार बार कैसे छुट्टी दे सकते हैं? ये बात तो सही कही आपने। उसकी दीपांशु जी को हमको पार्टी देनी चाहिए, ऑफिशियल अनाउंसमेंट करनी चाहिए, फिर चाहिए उतनी छुट्टी दे दीजिए। बिल्कुल, आज आपने जो मुझे लेसन दिया है उसको अब मैं ध्यान रखूंगा। आपके बारे में अनिल जी सीनियरिटी का ये आप ये ले लीजिए मेरे से। 100%। मैं इसीलिए तो आपको इतना सीनियर मानता हूँ कि जितने मतलब आप बताते हो उससे कहीं ज्यादा आप सीनियर हैं, यकीन मानिए। थैंक यू जी बंसल जी। अनिल जी आई एम ऑन द सेम बोट, सेठी साहब वाली बोट पर हूँ। मुझे तो अनिल जी दीपांशु लगा है, मतलब कि मैं तो सोच रहा हूँ अनिल जी मुझसे सवाल भी पूछा कि नहीं पूछा कुछ, मैं अभी तक कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाया हूँ। तो मैं तो वो सेम सेठी साहब वाली बोट पर हूँ अनिल जी। बंसल जी तो कुणाल जी के दबाव में ही काम कर रहे हैं अभी तक, इसलिए उनका तो ध्यान ही नहीं गया। जी सेठी साहब, आप यकीन हो चुका है? अरे अनिल जी अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि नहीं है। सीरियसली बोल रहा हूं। अब तो जहाँ दीप हो वहां से मैं लाइव कर रहा हूँ, कहीं दिखाऊं उसका वीडियो तो अलग बात है। जी बताइए सर, आज का पहला स्ट्रोक। अच्छा ठीक है अनिल जी। गुड आफ्टरनून अनिल जी, वंस अगेन गुड आफ्टरनून ओनली टू अनिल जी। ओके वेरी नाइस जी। अनिल जी आज तो एक तो सुबह वाले स्टॉक, थैंक यू अनिल जी, आपको याद रखने के लिए आपने याद रखा। अनिल जी 5 स्टॉक्स दिए थे, उसमें से BEL, हीरो मोटोकॉर्प, मैकडॉवेल, इनके तो टारगेट्स अचीव हो गए। कैश मार्केट वाला EMS है वो सर्किट पे है, उसमें 5% का ही सर्किट है, तो हालांकि टारगेट थोड़े 1-2% ऊपर के थे बट 5% का सर्किट लग गया उसमें। तो सब कॉल्स ने मतलब मोस्ट ऑफ द कॉल्स ने अच्छा किया, बाकी भी दोनों पॉजिटिव ही है, तो ऑल इन ऑल इट वाज अ गुड डे। अनिल जी 2 स्टॉक्स है कैश मार्केट के जिनमें खरीदारी करनी है, और जो आज का पहला स्टॉक है, स्टॉक का नाम है काबरा एक्सट्रूजन, जो अभी 421 के लेवल पे ट्रेड करता है। ये प्लास्टिक एक्सट्रूजन मशीनरी बनाने वाली कंपनी है। ये जो मशीनरी बनाती है वो पाइप्स और फिल्म्स बनाने में काम आता है, और मेनली पैकेजिंग इंडस्ट्री, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, टेलीकॉम, इन सब इंडस्ट्रीज में ये मशीनरी यूज होती है, जो कि ये सेगमेंट भी अच्छा कर रहा है। इनका 92 कंट्रीज में प्रेजेंस है और 30% रेवेन्यूज एक्सपोर्ट से आते हैं और जबरदस्त अच्छी क्लाइंट लिस्ट है। बाकी इस कंपनी का जो दूसरा बिजनेस है उस पे बहुत अच्छी ग्रोथ देख रही है। लिथियम आयन बैटरीज के पैक्स बनाती है और बैट्रिक्स नाम का इनका ब्रांड है, और मतलब स्मार्ट बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम इस तरह के सेगमेंट में ऑपरेट कर रही है, और एक यूरोपियन कंपनी के साथ इनका टाई अप भी है, और बहुत ही जल्दी इन्होंने कुछ 20-22% का मार्केट शेयर इस सेगमेंट में कैप्चर कर लिया है। और हमने देखा सरकार का पूरा फोकस है, आज 2-3 दिन पहले भी खबरों में था कि सरकार ने कुछ ये जो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग को भारत में बढ़ावा देने के लिए कुछ इंसेंटिव्स की बात कर रहे हैं। एक बहुत इंक्रीज्ड फोकस है गवर्नमेंट का, और हमने बजट में भी देखा था, पिछले बजट में बैटरी शॉपिंग पॉलिसी अनाउंस करी थी, तो ये बिजनेस अच्छा लग रहा है और यहाँ पे जबरदस्त ग्रोथ देखी जा रही है, तो उस लिहाज से स्टॉक बहुत अच्छा लगता है। फिर इस कंपनी में एक यूनिवर्सिटी ऑफ नोत्रे दाम डुलेक, यूएस की यूनिवर्सिटी है जो 180 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है, उन्होंने भी एक स्टेक लिया है 1-2 क्वार्टर पहले, जिससे थोड़ा कॉन्फिडेंस और बढ़ता है। बाकी अच्छे दमदार फाइनेंशियल्स है, एक लो डेट इक्विटी वाली कंपनी है, और ये अपनी ग्रुप कंपनी प्लास्टिक ब्लेंड्स इनकी ग्रुप कंपनी है, उसमें भी अराउंड 6% हिस्सेदारी रखती है। तो इस तरह का स्टॉक है, मुझे लगता है ये अच्छी खासी गिरावट के बाद कंसोलिडेट होके चलने को तैयार है। 450 का शॉर्ट टर्म टारगेट, 410 का स्टॉप लॉस। ओके, तो ये है आपके लिए काबरा एक्सट्रूशंस, जहां खरीदारी करने की राय सेठी साहब की तरफ। ओहो, स्टॉक बड़ी तेज दौड़ लगाता हुआ एकदम से बड़े जबरदस्त उछाल के साथ। सेठी साहब बताएं सर, आज का दूसरा स्टॉक। अनिल जी आज का जो दूसरा स्टॉक है मेरा एक पसंदीदा इंजीनियरिंग स्टॉक है। स्टॉक का नाम है अनूप इंजीनियरिंग, जो अभी 2690 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। पहले इसके शॉर्ट टर्म टारगेट है 2800 रुपए के, स्टॉप लॉस रखना 2670 रुपए का। एक बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी की इंजीनियरिंग कंपनी है, जो कि मेनली हीट एक्सचेंजर्स, फिर रिएक्टर्स, प्रेशर वेसल्स, ये सब बनाती है, और ऑयल एंड गैस, पेट्रोकेमिकल्स और इस तरह के सेक्टर्स को कैटर करती है। मार्की क्लाइंट लिस्ट है L&T, IOC, रिलायंस, GNFC, इन सब कंपनियां इनकी क्लाइंट लिस्ट में आती है। फिर हाल ही में इन्होंने गुजरात के खेड़ा नाम के जगह पे एक नया प्लांट शुरू किया है, तो उससे जबरदस्त ग्रोथ आगे आने वाले क्वार्टर्स में देखने को मिलेगी। और ये जो क्वार्टर चल रहा है, जो एंड होने जा रहा है, इस क्वार्टर में
इनको अक्टूबर महीने में एक हिस्टोरिक रिकॉर्ड ऑर्डर मिला है कुछ 250 करोड़ का, जो सिंगल लार्जेस्ट ऑर्डर है इन अ मंथ, और वो हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स इस सेगमेंट में मिला जहां पे मेनली एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स है। तो एक जबरदस्त ऑर्डर बुक भी बन गई है, 900,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है। और सितंबर तिमाही भी बहुत ही अच्छी थी, पैट था 21 करोड़ का, जो पिछले साल सितंबर तिमाही में 12 करोड़ का पैट था। बहुत ही अच्छे मार्जिन थे, 22-23% के मार्जिन, पैट मार्जिन है अराउंड 15%, रिटर्न रेशियोज बहुत अच्छे हैं, 18-19% के रिटर्न रेशियोज है। एक लोडेड कंपनी, और बाजार के कई दिग्गज निवेशक भी इसमें निवेशित है। फिर म्यूचुअल फंड्स भी देखेंगे तो एचडीएफसी है, इस तरह के फंड्स इसमें। एचडीएफसी ओन्स अराउंड 3.54% स्टेक इन द कंपनी। तो अनूप इंजीनियरिंग में खरीदारी करने की सलाह, शॉर्ट टर्म टारगेट है 2800 का, स्टॉप लॉस 2670 का। ओके, 2670 के स्टॉप लॉस के साथ 2800 के टारगेट लिए करें खरीदारी। और अगर आपको अनूप इंजीनियरिंग आसानी से न मिले तो इसके आगे द लगाएं, द अनूप इंजीनियरिंग, ये इसका नाम है। कई जगह द अनूप इंजीनियरिंग दिखता है, कई जगह अनूप दिखता है। हमारा ये स्टॉक रिकमेंडेशन लिस्ट में एसआईपी स्टॉक में भी रहा हुआ है। अरविंद लाल भाई ग्रुप की ये कंपनी जबरदस्त एक्शन में आती हुई दिख रही है। सेठी साहब हमारे साथ हैं, लेकिन अब मेरे भी 2:30 बजे की स्ट्रेटजी का वक्त है, और मेरी स्ट्रेटजी के लिए बिगुल की रिक्वेस्ट मुझे ही करनी पड़ेगी। और ये रिक्वेस्ट कुछ ऐसी है, जैन साहब जो गौर फरमाइएगा, सेठी साहब भी है, चोपड़ा साहब और हमारे वागले साहब, उनके ज़माने में आज के ज़माने में क्या फ़र्क आ गया है। आज का ज़माना मतलब जैसे आशीष और दीप शादी वादी जब भी करेंगे उनका ज़माना, और वागले साहब चोपड़ा साहब ने जो शादी की उसमें एक बड़ा फ़र्क आया है। वो फ़र्क क्या है, उनके ज़माने में दूल्हा तो कभी डांस ही नहीं करता था, दूल्हे के दोस्त में भी एक जाता था और जो बाकी के 4 को खींच के लाता, 4 में से एक आता था, थोड़ा सा हाथ हिलाया वापस पीछे चले जाता, फिर खींच के लाता। तो आधे देर तो है ना गाना वैसा था, उसमें ये चलता रहता, खींच के लाओ, खींच के। फिर थोड़ा ज़माना ऐसा आया कि दूल्हा ठीक है खड़ा आया, दूल्हे के दोस्त आराम से डांस वांस करने लगे। आजकल ज़माना बिल्कुल ऐसा आ गया सुमित जी के बाद कि दूल्हे को रोकना भारी पड़ता, भाई तेरे को शादी भी करनी है, तो मैन शादी करने के पर्पज़ से आया, डांस करने के पर्पज़ से दिया है, तो उसको रोकना पड़ता है, दूल्हा खुद ही डांस करने लगता है। वागले साहब जी, विशेष टिप्पणी आपकी। अनिल जी, वो चाहे मेरा जमाना हो, चोपड़ा साहब का जमाना हो, आपका हो, मतलब हमारा हो या हाँ। सुमित जी का हो या किसी का भी हो, शादी के बाद दूल्हे डांस ही करते हैं। देखो, आई विल नॉट कमेंट ऑन योर पर्सनल एक्सपीरियंस, सॉरी, आई विल नॉट गेट इनटू दैट। ये आपका निजी अनुभव है, देखिए आप जा रहे। तो आजकल जैसा भी सही है ना, आजकल खुद का काम खुद ही को कर लेना पड़ता है। और अगर दूल्हा सोचे कि मुझे भी कोई बुलाएगा, पता चला उसके दोस्त खुद ही डांस करने में इतने बिजी है, उसको बुला ही नहीं रहे, इस चक्कर में खुद ही कर लेता। आपने भी एक्सपीरियंस किया ये? नहीं, मैंने तो मेरी शादी में खूब डांस किया अनिल जी, मैं तो दूसरों की शादी में भी गोरिका के खूब डांस किया हूँ। तो बचपन में फेमस था गोरिका के डांस करने के लिए। अच्छा, तो मतलब कई जगह तो ऐसा सिस्टम हो गया, बारात में बोले कि अगर 3-4 घंटे की बारात है तो ही जैन साहब को बुलाओ बारात में। अनिल जी 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 विकास जी। अरे अनिल जी, संदीप का तो अभी क्या बोलूं मैं, एक पोल खोल देता हूँ। हाँ, बताओ। तो गांव में जिसके जानते नहीं पहचानते नहीं उसकी शादियों में भी नाचा करता था बचपन में। मतलब घोड़ी चलती नहीं थी इसके डांस के बिना, वहाँ एक ही घोड़ी थी, वो पहचानने लग गई, बोला जब वो नाचेंगे नहीं तब तक मैं चलूंगी नहीं, ऐसा। वाह, क्या बात है। अब आप समझ लेना, जिनको 3-4 घंटे की बारात निकालनी हो वही जैन साहब को बारात में इन्वाइट करे। तो भाई इसी पूरे मामले से हमने प्रेरणा लेके हमने कहा है, बाकी कोई जैन साहब बोले ना बोले, सुमित जी बोले ना बोले, अपना बिगुल अपने खुद ही बजवा लेते हैं, 2:30 बजे की स्ट्रेटजी का बिगुल। तो डाउ फ्यूचर्स हैं हल्के फुल्के मजबूत, 50 पॉइंट ऊपर, नेस्डेक फ्यूचर्स 35 पॉइंट ऊपर है, और बाकी मिड कैप स्मॉल कैप शेयर थोड़े ठंडे हैं, फ्लैट एकदम। मिड कैप इंडेक्स में अच्छी मजबूती है, 250 पॉइंट की। कच्चा तेल वगैरह तो आपने देख ही लिया, यूरोप वगैरह बाकी एशिया में कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। और हमारे बाजार भी 21,435-40 के आसपास निफ्टी पर है, 44,750 के आसपास बैंक निफ्टी पे है। बढ़ने वाले शेयर दोनों ही जगह ज़्यादा हैं कमज़ोर शेयरों के मुकाबले में। आज का हाई बना है 21,475 के आसपास का, और आज का लो है 21,325 के आसपास। 150 पॉइंट की रेंज रही है निफ्टी में आज दिन भर। पहले मैं निफ्टी के डेटा आपको विश्लेषण कर दूँ, करना क्या है वो बता दूँ। पहली चीज़, बेस धीमे धीमे ऊपर शिफ्ट हो रहा है, 21,425 21,300 का बड़ा स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। बचे हुए 1 घंटे के लिए मेक और ब्रेक लेवल है वो 21,400 21,500। 21,400 के नीचे कमज़ोर होंगे जो आप जाएंगे नहीं, 21,500 के ऊपर मजबूत होंगे
उसकी भी संभावना है कम। तो इसी 100 पॉइंट की रेंज में आपको वक्त बिताना है बचे हुए समय के लिए। 21,453 ये लेवल नोट करके रखिए, जो लाइफ टाइम हाई है क्लोजिंग बेसिस पे आपने ये बनाया था लाइफ टाइम 21,456 15 दिसंबर का। आज अगर उसके ऊपर बंद होते हैं तो क्लोजिंग बेसिस पे आपका एक ब्रेकआउट आ जाएगा जो 21,600 की तरफ निफ्टी को गुरुवार तक यानी परसों तक ले जाने की कोशिश करेगा। और अगर 21,456 के नीचे बंद होता है तब भी आप अच्छे ही हैं, सेकंड बेस्ट क्लोजिंग मिलेगी आपको, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी आप हैं अच्छी। ब्रेकआउट के लिए एक आध दिन और इंतजार करना पड़ सकता है। सो बचे हुए समय में आपको करना क्या है, 21,350 21,400 की रेंज में आएगा तो खरीदना है, 21,500 21,550 की रेंज में आएगा तो प्रॉफिट बुक करके इंतज़ार करना है कल का। ये निफ्टी के डेटा आपके लिए। अब आइए बैंक निफ्टी 47,750 नीचे में 47,500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 48,000 रुकावट की जगह इस 500 पॉइंट की रेंज को ट्रेड करना है, बीचों बीच 250 पॉइंट नीचे दो टुकड़ों में आप खरीदेंगे 47,650 47,525। अगर इस दो लेवल पर आता है दोनों लेवल पर खरीदिए। ऊपर में 47,850 और 48,000 इस दो लेवल पे आता है तो वहाँ पर दो टुकड़ों में प्रॉफिट बुक कीजिए। 47,750 पे कुछ मत कीजिए, सिर्फ देखिए। ये आपके लिए डेटा पूरा का पूरा विश्लेषण बचे हुए समय का निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल के लिए। आइए, जैन साहब है तैयार और जैन साहब देने वाले थे राय हमें मेरे ख्याल से केमिकल स्टॉक्स पर। जैन साहब मैंने आपको किसी पे तैयारी करने के लिए बोला था, बिल्कुल केमिकल स्टॉक्स पे बोला था, और केमिकल स्टॉक्स पे जैन साहब राय दे उससे पहले बता दूं यही शुक्रवार 2 दिन पहले जो लास्ट वर्किंग डे था 22 दिसंबर को टाटा केमिकल्स का मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ा था न्यूज़ पर यूज़ में, और टाटा केमिकल्स के एमडी और सीईओ आर मुकुंदन साहब ने कर्ज घटाने को लेकर और आगे की ग्रोथ पर जो तगड़ी कमेंट्री दी, और कमेंट्री के बाद मैंने बोला भी था वाह मज़ा आ गया, क्या बोले हैं टाटा केमिकल के टॉप मैनेजमेंट। लोगों को फ्राइडे का जो उन्होंने जो कुछ बोला सोमवार को समझ में आया। आज शेयर टॉप गेनर है। कब आपको टाटा केमिकल 8-8 10% भागता हुआ नजर आता है? हार्डली। और ये है इम्पैक्ट आपके चैनल का, टाटा मैनेजमेंट की कमेंट्री का आपके चैनल पे। सुनिए क्या खाता टाटा मैनेजमेंट ने, और उसके बाद मैं केमिकल शेयरों पर लूंगा राय जिन साहब से। डेट को लेकर कंपनी के क्या प्लान है? जो मेरे पास नंबर है 4,350 करोड़ का डेट है आपका सितंबर एंड में। आगे क्या कैपेक्स के चलते बढ़ेगा, मेंटेन रहेगा, या कुछ आप रिडक्शन करने की सोच रहे हैं? सो हम लोग डेट को तो कम करते आ रहे हैं, हर एवरी क्वार्टर वी आर पेइंग। सो दिस ईयर आवर प्लान वाज US debt to be reduced by 100 million. Okay. And we have also reduced the debt in Singapore. So overall in about 36 months we should be zero debt everywhere except in UK, which will take 6 or 7 years to reduce to zero. So India is already debt free both in Tata Chemicals and in Rallis. Kenya is debt free today. And in 24 months, we expect US to be debt free and also Singapore to be debt free in about 36 months. So we will continue to pay down debt, even though we will be investing for growth. परफेक्ट। सर आखिरी सवाल, वो टाटा केमिकल से रिलेटेड नहीं लेकिन इंडस्ट्री से रिलेटेड है। काफ़ी हमें जो सिग्नल्स मिल रहे हैं या लोगों से बात कर रहे हैं, ये समझ में आ रहा है कि शायद केमिकल सेक्टर के लिए जो मुश्किल भरा साल रहा थोड़ा 2023, अब वो ऑलमोस्ट बॉटम के आसपास आ रहा है। नेक्स्ट 3 से 6 महीने में सिग्नल्स शायद ग्लोबल मार्केट से मिलेंगे कि केमिकल साइकिल थोड़ा अप टर्न होने वाला है इन जनरल। आपका क्या व्यू है सर? हमारा व्यू भी यही है कि वी आर वेरी क्लोज टू द बॉटम। सो या दिसंबर हो या जैन हो, तो हमको भी यही लगता है कि 3 से 6 महीने के बाद द मार्केट साइकिल इज चेंजिंग, एंड विच इज व्हाट वी आर आल्सो गेटिंग फ्रॉम आवर कस्टमर्स। बहुत ही कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला स्टेटमेंट दिया कि केमिकल सेक्टर के लिए 2023 से 2024 का साल ज़्यादा बेहतर साबित हो सकता है। तो ये है टाटा केमिकल्स का कॉन्फिडेंट मैनेजमेंट सेक्टर को लेकर। और आप देखें पूरा का पूरा सेक्टर एक टॉप क्लास और लीडर कंपनी के अच्छे स्टेटमेंट से कैसे बदलता है, इसका एग्जाम्पल आज आप देख सकते हैं। जिन साहब अपनी राय दें, उसके बाद सेठी साहब हमारे साथ फोन लाइन पर हैं ही। सेठी साहब एक स्पेशल पिक भी देना चाहते हैं। सेठी साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ, 2 मिनट इंतजार करें क्योंकि जैन साहब को मैं निवेदन कर चुका हूँ अपनी राय देने के लिए। जैन साहब बताएं। नहीं बिल्कुल, देखिए अनिल जी, आपने थोड़ी देर पहले केमिकल स्टॉक्स पे मेरी राय के लिए मुझे प्रिपेयर करवाया है, और मैं देख भी रहा था। देखिए आज टाटा केमिकल्स, इनफैक्ट मेरा यही था कि जो फ्राइडे को उनका इंटरव्यू था उससे गजब का कॉन्फिडेंस आया, और कुछ मैंने चैनल चेक भी किया लास्ट वीक में 10-15 दिनों में केमिकल्स वाले जनरली जो है इंडस्ट्री में, तो थोड़ी बातचीत कर रहे थे, समझ रहे थे क्या होने वाला है। तो सबका यही था कि 3 से 6 महीना, आने वाले 6-9 महीने में कहीं ना कहीं बॉटम आउट होगी चीजें, और इतना बड़ा अंडर परफॉर्मेंस पूरे मार्केट्स के कंपैरिजन में है तो सर्टेनली
कॉन्फिडेंस भी देता है। सो जिनको फोमो हो रहा है या गोमो हो रहा है, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट और ग्रीफ ऑफ मिसिंग आउट, तो वो लोग कहीं ना कहीं केमिकल्स वाले स्टॉक्स में घुस के मार्केट की जो एक रैली है, आगे की रैली, उसमें शायद पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आज सुबह भी मैंने देखे केमिकल्स वाला स्टॉक ही दिया था ग्राउर एंड व्हील जैन साहब के जेम्स में। आज आईजी पेट्रो और तिरुमलाई केमिकल्स, ये स्टॉक्स चल रहे हैं जो पैन एनहाइड्राइड बनाते हैं। फिर आरती ऑलरेडी, मतलब जो बेसिकली एफएनओ में है, टाटा केमिकल्स ने तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी मूव दिया, कभी भी मैंने ऐसा मूव देखा नहीं। एक जबरदस्त कंसोलिडेशन के बाद एक बहुत बड़ा स्पाइक एक साथ दिया। फिर हमने देखा कैसे अतुल है, अतुल भी बढ़िया कर रहा है। फिर एसआरएफ है, बीएसएफ है, बासव, सो नवीन फ्लोराइन और फिर इंडो माइंस एक स्टॉक है जिसको मैंने जेम्स में कवर किया होता है। माइंस वाले स्टॉक्स भी, बालाजी माइंस और ये सब धीरे धीरे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो आई फील कि जिनके पास पुराना पड़े है, काफी लोगों के पास पड़े भी है केमिकल स्टॉक्स, क्योंकि पार्टिसिपेट जब नहीं करते तो एक बार बहुत वो लगता है कि पूरा मार्केट चल गया, हमारे स्टॉक्स नहीं चल रहे हैं। तो अब शायद वो मौका आ गया कि उनके स्टॉक्स भी पार्टिसिपेट करेंगे और कैचअप करेंगे। सो बिल्कुल होल्ड करके रखिए और फ्रेश खरीदारी भी की जा सकती है। इवन टाटा केमिकल्स मुझे लगता है कि आज पहला मूव है और वैल्यूएशंस के लिहाज से सस्ता है और भी बढ़िया मूव दे सकता है। ओके, तो टाटा केमिकल है वो स्टॉक्स जहां पर एक्शन है भरपूर। आइए इसी एक्शन को बढ़ाते हैं आगे, और सेठी साहब के लिए है एक बिगुल की रिक्वायरमेंट। और सेठी साहब हमारे साथ फोन लाइन पर, अच्छा हुआ हमने सेठी साहब को रोक लिया वार्तालाप के लिए। तभी सेठी साहब ने कहा कि एक स्पेशल पिक भी देना चाहता हूँ। सेठी साहब के लिए स्पेशल पिक का बिगुल जल्दी से। बताएं सेठी साहब। बिल्कुल अनिल जी, थैंक गॉड एक तो बच गया अनिल जी। आपने केमिकल सेक्टर का ही स्टॉक देना था और संदीप से पूछा तो वो तो 10-12 स्टॉक ऑलरेडी गिना चुका। मैं सोचा हाँ। नाम आ ही जाएगा उसका, बचना पॉसिबल ही नहीं है। तो आप वाला नहीं बोला? नहीं बोला। एफएनओ का होगा पक्का। क्या बोले अनिल जी? एफएनओ वाला होगा इसलिए नहीं बोला। नहीं, कैश मार्केट का अनिल जी, कैश मार्केट का स्टॉक है। फिर तो बाल बाल बचे। थैंक गॉड वो नहीं है नाम। हाँ अनिल जी, जिस स्टॉक में अभी खरीदारी करने की सलाह है, स्टॉक का नाम है एचपी एडेसिव्स, HPAL के नाम से एनएससी का इसका टिकर है। 98 के लेवल्स पे ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। ये भी केमिकल से रिलेटेड सेक्टर वाली कंपनी है जो कंज्यूमर एडेसिव्स और सीलेंट्स बनाती है, मतलब पीवीसी, CPVC, UPVC, सोलवेंट सीमेंट बनाती है, जो कि ये सब जो प्रोडक्ट्स बनाती है, एडेसिव्स है, सीलेंट्स है, ये सब प्लम्बिंग, फिर सैनिटरी, प्लम्बिंग, सैनिटरी, फिर ड्रेनेज, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, फिर बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग, इन सब सेक्टर्स में काम आते हैं इनके प्रोडक्ट्स। एक जबरदस्त ब्रांड नेम है इनके, मतलब बहुत पॉपुलर ब्रांड्स है, जैसे स्ट्रॉन्ग वेल्ड नाम का ब्रांड है, स्ट्रॉन्ग सील, स्ट्रॉन्ग फिक्स, इस तरह के इनके ब्रांड्स हैं जो काफी पॉपुलर है अपने सेगमेंट में। पैन इंडिया अराउंड 1250 डिस्ट्रीब्यूटर्स है और मोर देन 30 इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स भी इनके पास, 20 से ज्यादा देशों में इनका इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स है। और कंपनी का ऑनगोइंग एक्सपेंशन चल रहा है विच वुड सपोर्ट इट्स फ्यूचर ग्रोथ। सितंबर तिमाही बहुत ही दमदार थी, 5 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, जो पिछले साल 2 करोड़ का पैट था। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स है और रिटर्न रेशियोज वगैरह में भी बहुत तेजी से सुधार हो रहा है। जीरो डेट कंपनी और FISDAs भी अराउंड 6.5% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें सोसाइटी जनरल है, क्वांट है। तो इस स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह है फॉर अ शॉर्ट टर्म टारगेट ऑफ 110, स्टॉप लॉस ऑफ 95। 95 का स्टॉप लॉस, 110 के टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। HP एडेसिव्स, ये है वो स्टॉक सेठी साहब की तरफ से एक स्पेशल पिक के तौर पर। आइए, एक पिक आने को तैयार है वागले साहब की तरफ से भी, और 109 तक तो हो ही गया, 106 अभी चल रहा है। सेठी साहब कोई टारगेट रिवाइज करने का कष्ट करेंगे आप? हाँ बिल्कुल अनिल जी, अच्छी बड़ी तेजी हो गई, तो स्टॉक 10% ऊपर हो गया। जी, मैंने तो 98 पे बोलना शुरू किया था अभी। हाँ नहीं अनिल जी, अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है। मुझे लगता है अगर किसी का थोड़ा एक पोजिशनल व्यू है तो इस स्टॉक को बिल्कुल होल्ड करना चाहिए 120-125 तक के टारगेट्स के लिए। पोजिशनली 120-125 के लक्ष्य के लिए होल्ड करें। शॉर्ट टर्म के लिए 110 का आजकल के लिए जो टारगेट था लगभग उसके पास पहुंचता हुआ HP एडेसिव्स। आइए बिल्कुल वागले साहब के लिए वागले का वंडर। जी वागले साहब बताएं। अनिल जी, चंबल फर्टिलाइजर्स में एक ब्रेकआउट आया है। 370-150 का करंट भाव है, 370 का पार वाला ये ब्रेकआउट है। इसमें आपको 3 रुपए का रिस्क लेना है। 368 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, 368 का हल्का सा नीचे। मुझे लगता है 380 तक के लेवल्स आपको कल तक मिलने चाहिए। तो 3 रुपए रिस्क, 9-1 रुपए रिवॉर्ड
ये ट्रेड सेटअप बहुत ही अट्रैक्टिव है। टाइम फ्रेम सिर्फ एक दिन। ओह, सिर्फ एक दिन। ओके, चंबल फर्टिलाइजर एक दिन के लिए खरीदें, और ये जो लेवल्स दे रहे हैं इसी महीने के फ्यूचर्स के, राइट सर? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। 368 का स्टॉप लॉस, 380 का लक्ष्य। चंबल बार बार लगातार हमारी पसंद की लिस्ट में रहा है, हमने रिकमेंड किया ही, इस पिछले हफ्ते भी रिकमेंड किया है, और हमारा टारगेट 400 प्लस का है ही। बिल्कुल होल्ड करें। और 354 पे हमने रिकमेंड किया था कि 354 पे लीजिए, 345 आए तो और ऐड कीजिए। 363, 370 दो टारगेट हासिल हो चुके हैं। 375 का तीसरा टारगेट वो भी वागले साहब की कृपा से अभी हो जाएगा, और उसके बाद लंबे टारगेट हमारे 400 और 450 के जो है इंटैक्ट हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। चंबल में ये खरीदारी की राय। जैन साहब, चंबल पे आपकी भी राय चाहिए। बिल्कुल, चंबल से ही आ रहा हूँ अनिल जी। चंबल नदी और कोटा फैक्टर आपको देखा ही, मैंने ट्वीट भी किया था। तो आपका वो घोड़ा और बंदूक कहाँ है? चंबल से आ रहे हैं तो तो चंबल तो उसके लिए जाना माना जाता है। बिल्कुल, दाढ़ी वाड़ी भी है, आपको कुछ नहीं करना है, एक बढ़िया सा काला टीका लगाना है ऐसा, और थोड़ा कुछ एक पगड़ी साफा पहन लीजिए, मुंह पे ऐसा मास्क टाइप का कपड़ा बांध लीजिए, बस फिर तो जैन साहब ही है, आप समझ ही गए होंगे। नहीं, वो जैन लगाने से वो थोड़ा सा लोगों को विश्वास नहीं होगा। चक्कर क्या एनीवे सर, चंबल हो या जीएनएफसी हो, एफएनओ में ये दोनों स्टॉक्स काफी नजर में थे। जीएसएफसी है, पारादीप फॉस्फेट है, सारे फर्टिलाइजर स्टॉक्स। इनफैक्ट जब केमिकल्स की बात हुई थी तो मैंने फर्टिलाइजर्स को गिनाया नहीं था, क्योंकि मेरे एक बहुत बड़ी लिस्ट हो जाएगी। बट ये केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स दोनों साथ साथ चल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं काफी सारे ओवरलैपिंग वो रहते भी है, कुछ इनके रॉ मटेरियल्स भी होते हैं, वो सबको लेकर भी। तो मुझे लगता है कि जीएसएफसी बहुत बढ़िया लगता है, आरसीएफ बहुत बढ़िया लग रहा है, चंबल फर्टिलाइजर इज वेरी गुड। इनफैक्ट इन लेवल्स पे बहुत बढ़िया है, क्योंकि ऊपर के लेवल से काफी करेक्टेड है। आरसीएफ वगैरह फिर भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं पूरे सेक्टर को, और जेएनएफसी बहुत बढ़िया लग रहा है, जो एफएनओ का पार्ट है, कोरोमंडल है। सो आई थिंक फर्टिलाइजर स्टॉक्स में बिल्कुल हर बार, इनफैक्ट मेरे हिसाब से दोपहर के शो में पिछले 4-5 बार से कंटिन्यूअसली हमने राय देते हुए आ रहे हैं, और काफी अच्छा शायद पैसा भी लोगों का बना। और डिस्क्लेमर भी दे दे, काफी बार राय देते हैं और बहुत सालों से राय देते हुए आ रहे हैं, तो काफी हमारे क्लाइंट्स एंड फैमिली अकाउंट्स और सब में ये स्टॉक्स हो सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए चंबल पर और बाकी फर्टिलाइजर शेयरों पर राय आती हुई जैन साहब की तरफ से। वागले साहब को भी है पसंद ये शेयर। आरबीएल बैंक, ये स्टॉक के सुर्खियों में। आज सुबह अच्छी खबर आई थी और उसके बाद स्टॉक भागा भी, तेज दौड़ लगा के खुला भी, लेकिन उसके बाद तेजी से फिसल गया। तो आपको वरुण बता रहे हैं दोनों ही चीजें, किस वजह से बढ़ा, किस वजह से घटा। तो वरुण पहले क्या बताएंगे? बढ़ने की वजह बता दी। आप जो सुनना चाहें अनिल जी, तो दोनों सुनना चाहते हैं। तो अनिल जी, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि बढ़ा क्यों और बढ़ना क्यों चाहिए आगे भी। ऐसा नहीं है कि इसको गिरना चाहिए, और उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये स्टॉक गिरा क्यों। लेकिन सबसे पहले आपको बढ़ने की वजह बताता हूँ। दरअसल देखिए, आपको याद होगा 2021 का वो टाइम था, Q2 2021 में आपको बता देता हूँ, Q2 FY22 ये वो समय था जब इस कंपनी में एक्चुअली दिक्कतें शुरू हुई थी। और इस कंपनी में आरबीआई की तरफ से जो डायरेक्टर है उनको नियुक्त किया गया था, नॉमिनी डायरेक्टर, इनका नाम था योगेश दयाल जी। इनको 2 साल के लिए नियुक्त किया गया था। 24 दिसंबर 2021 ये वो तारीख थी जब इनको नियुक्त किया गया था। और आज एक खबर आई कि अब इनकी नियुक्ति को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। और दरअसल अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी के लिए ये काफ़ी पॉजिटिव खबर है। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि जब इनकी नियुक्ति हुई थी, ये हुआ था दिसंबर 2021 के आसपास। उस समय आपको याद होगा इस कंपनी के जो उस समय के सीईओ थे विश्ववीर आहूजा साहब, ये छुट्टी पे चले गए थे, इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था, और काफ़ी कुछ मैनेजमेंट में प्रॉब्लम चल रही थी। और उसके बाद राजीव आहूजा जी जो है उन्होंने इस पद को संभाला था। और इसके बाद आरबीआई ने अपने जो ये डायरेक्टर हैं इनको यहाँ पे नियुक्त कर दिया था। इसके बाद जुलाई 2022 में आपको याद होगा आर सुब्रमण्य कुमार जी जो है उनको एज ए MD एंड CEO नियुक्त किया गया था। और ये पूरे जो इंसिडेंट हुआ था उसके ऊपर ब्रोकरेज हाउस ने काफ़ी चिंता जताई थी। उन्होंने कहा था कि जिस तरह से सरकारी लोगों की नियुक्ति हो रही है इस कंपनी के बोर्ड पे, कहीं ना कहीं ये साफ समझ में आता है कि इस कंपनी के ओवरऑल टॉप मैनेजमेंट को लेकर चिंता है, और साथ ही साथ इस कंपनी के जो अनसिक्योर्ड लोन्स है उसको लेके भी चिंता थी। और ब्रोकरेज हाउसेस इसको लेके बिल्कुल भी खुश नहीं थी। और इसके लिए आपने देखा था जब ये खबर आई थी कि दयाल साहब को नियुक्त किया जा रहा है, उसके बाद इस कंपनी के MD एंड CEO जो है उसको भी आरबीआई नियुक्त कर रहा है, उसके बाद स्टॉक में काफ़ी गिरावट देखने मिली थी। और आज जबकि पहली जो नियुक्ति है दयाल साहब की वो एक्सटेंड नहीं की गई है, तो हु नोस आगे जाके टॉप मैनेजमेंट में और बदलाव भी हो सकते हैं, क्योंकि सुब्रमण्यम साहब जो है
उनको भी बेसिकली आरबीआई ने नियुक्त किया था। हालांकि वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आप देखिए Q2 FY22 में कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा था। तब ग्रॉस एनपीए 5.4 के लेवल पे आज 3% के आसपास आ चुके हैं। तब आरओए जो थे 0.12% पे थे, आज देखिए ये 1% के आसपास है। आरओई 1% पे तब था, अब 8.38% के आसपास आया। यानी कि तब से अब तक अगर आप देखेंगे तो कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है उसमें अच्छा खासा सुधार हुआ है। और इसके लिए शायद आरबीआई को ये लगा कि अब इनके जो लोग हैं उनको बोर्ड में रहने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए दयाल साहब को अब कहा गया है कि आपको एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा। तो ये एक बहुत पॉजिटिव खबर है आरबीएल बैंक के लिए, क्योंकि इससे साफ समझ में आता है कि बैंक की फंक्शनिंग जो है वो अच्छी चल रही है। अब अनिल जी, मैंने अच्छी खबर तो बता दी, वो जो बुरी खबर है वो भी बता दूं? बताना तो पड़ेगा। और हाँ। जब ऊपर से नीचे आया 4% और अच्छा खासा घटा है, अच्छा खासा घटा है, तो क्या हुआ कैसा? तो अनिल जी, एक खबर ये आई है कि इनका एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड था बेसिकली, और ये बाजार में खबरें हैं, और वो था बजाज फाइनेंस के साथ में। तो उसको जितना एक्सटेंशन मिलना चाहिए था उतना एक्सटेंशन जो है आरबीआई की तरफ से नहीं मिला है, जितना इन्होंने रिक्वेस्ट किया था। इन्होंने रिक्वेस्ट ज़्यादा समय के लिए किया था, फिलहाल उसको केवल 1 साल के आसपास का एक्सटेंशन जो है वो मिला है, और शायद यही मार्केट को पसंद नहीं आया है। तो इसके लिए आप देख रहे हैं कि ऊपरी स्तर से आरबीएल बैंक में इस तरह की गिरावट जो है वो देखने मिली है। आरबीएल बैंक का कुल क्रेडिट कार्ड इश्यूएंस जो है उसमें बजाज फाइनेंस के साथ जो इनका को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है वो करीब 60 से 65% के आसपास का हिस्सा रखता है। तो शायद इस खबर की वजह से आरबीएल बैंक जो तेज़ी में था अच्छी खबर के बाद, इसकी वजह से थोड़ा बहुत गिर गया है। ओके, तो ये है आरबीएल बैंक में दोनों ही तरह की खबरें। एक, जहां आरबीआई के नॉमिनी डायरेक्टर को एक्सटेंशन की ज़रूरत महसूस नहीं हुई, और दूसरा इनके को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड बजाज फाइनेंस के साथ उसको लेकर दिक्कतें आती दिख रही है। और बजाज फाइनेंस भी आज इसी वजह से इस मजबूत बाजार में निफ्टी का टॉप लूजर है। एक बार जरा दोनों ही शेयरों पर विजय चोपड़ा साहब की राय भी हमें लेना ज़रूरी है। चोपड़ा साहब बताएं सर। मुझे लगता है कि खबरें जो आई हैं, पहली बात तो जो को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड था जिसकी वजह से एक अच्छा रीच मिला है, वो थोड़ी सी नकारात्मक खबर है। मैंने पहले बोला कि कई बार ओवरबॉट जोन में स्टॉक्स आ जाते हैं, तो आरबीएल में भी एक वन साइडेड तेजी दिख रही थी, 240 से 300 तक 60 रुपए की तेजी करी इसने। तो नीचे आना थोड़ा लाजमी है, अच्छा भी है। मुझे लगता है स्टॉक्स हेल्दी हो जाते हैं, चाहे वो किसी भी खबर की वजह से हो, पर वो हेल्दी हो जाते हैं। तो हो सकता है कि आपको आरबीएल नीचे मिले, अगर आप आइडियल जगह होगी, अगर 220 के आसपास अगर आरबीएल मिलता है तो फिर लेने जैसा है, और इसमें थोड़ी लंबी अवधि के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। मगर अभी फिलहाल मैं खरीदारी के लिए तो मना करूंगा। और दूसरी खबर जो उन्होंने कही कि इनके जो सीनियर एग्जीक्यूटिव वो स्टेप डाउन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चौंकने की बात नहीं है। आई एम श्योर कोई कैपेबल व्यक्ति आएगा और ही विल टेक अप द रेंस। ये बहुत पुराना रत्नाकर बैंक लिमिटेड है, अगर लोग जानते हो तो महाराष्ट्र का कोऑपरेटिव बैंक होता था किसी ज़माने में, और बड़ा बैंक था। और मुझे लगता है कि अब एक दूसरे स्केल पे काम कर रहा है, नेशनल स्केल पे काम कर रहा है। तो आरबीएल ने जो मेहनत करी है इतने सालों में, इट हैज़ बिकम अ गुड रीजनेबली रिस्पेक्टेड ब्रांड। सो अभी थोड़ा सा इंतजार करें, हो सकता है कि नीचे गिरावट में आपको मिले तो तब ले सकते हैं। ये एक मुझे लगता है न्यूज़ बेस्ड थोड़ा फॉल है, कोई बहुत ज़्यादा मेजर इससे बैंकिंग पे फर्क पड़ेगा, आई रियली डाउट। ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन इस वक्त आरबीएल बैंक में, पहले मजबूती का फिर कमजोरी का बनता हुआ दिख रहा। आइए बढ़ते आगे, और हिमांशु जी तैयार है एक बिगुल के साथ। हिटमैन हिमांशु। हिमांशु जी बताएं सर। अनिल जी, कोलपाल के फ्यूचर्स में खरीदारी करके चलने की सलाह है एज अ बीटीएसटी ट्रेड। एक अच्छा रेंज में से स्टॉक निकल रहा है, एक अच्छा ब्रेकआउट की यहाँ पे तैयारी है। 2440-45 के आसपास के करंट लेवल्स हैं, यहाँ पर ही खरीदारी करेंगे। 2425 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। मेरा मानना है 2525 तक का टारगेट यहाँ पर कल तक देखने को मिल सकता है। तो कोलपाल में खरीदारी करके चलने की सलाह है। कोलपाल, और अगर आपको कोलपाल से पता न चले तो कोलगेट पामोलिव, इसको शॉर्ट में कोलपाल कहते हैं हिमांशु जी। ओके, हिमांशु जी के अलावा और कौन कौन कोलपाल कहता है? कोलगेट पामोलिव को सुमित जी कोलपाल, जैन साहब भी। ओके, नहीं बोलता मैं कोलगेट। नहीं तो फिर हाथ खड़ा क्यों किया फिर? मैं बताना चाह रहा था कि सुमित जी भी करते हमारे खूब। हाँ, ओके, सुमित जी की चुगली कर रहे थे जी सुमित जी। नहीं अनिल जी, एक्चुअली उसका टिकर कोलपाल है, इसके लिए उसको कोलपाल भी बोलते हैं शॉर्ट में। अच्छा, ओके, तो आप टिकर के हिसाब से चलते हैं।
जी वो इजी रहता है अनिल जी रिकॉल करने के लिए, लोगों को याद रखने के लिए। ओके, ये टिकर कहाँ देखा आपने? अनिल जी अपने टर्मिनल पे एक्सचेंज पे जो टिकर है वो कोलपाल है। अच्छा, और दोनों एक्सचेंज पे BSE NSE दोनों पर? हाँ दोनों पे अनिल जी। ओके, देखो मेरे पास है ना वो पिक्चर देखी थी किसने, जुदाई, अनिल कपूर श्रीदेवी वाली, किसने देखी? हाँ देखिए। हाँ, हिमांशु जी ने बराबर देखी। हिमांशु जी क्या देखा उस पिक्चर में, बताओ जरा सबको। क्वेश्चन मार्क। परेश रावल साहब जो वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर, उनके सवाल खत्म नहीं होते, ध्यान रख लेना। देखी नहीं देखी आपने? सुमित जी नहीं देखी? देखिए अनिल जी, देखिए अभी याद आ गया मुझे। हाँ, ऐसे मेरे बहुत सारे सवाल फिर आते रहते हैं। ये तो समय की कमी इसलिए आप बच गए, नहीं तो बहुत सारे सवाल और थे जो मैं आपको पूछता। चलिए, फिलहाल कोलपाल में खरीदारी करने की राय है हमारे हिमांशु जी की तरफ से। 2425 का स्टॉप लॉस, 2520 के टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी। वेरी नाइस। ओके, कोलगेट पामोली से बढ़कर आगे चलते हैं एक और FMCG कंज्यूमर कंपनी की तरफ से, जहां पर कुछ इंटरेस्टिंग एक्शन बनता हुआ दिख रहा है। और ये एक्शन बना है मैनेजमेंट की मीटिंग के बाद में एनालिस्ट के साथ। गोदरेज कंज्यूमर, ये है वो कंपनी जिसने मीटिंग की है। मैनेजमेंट ने कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताई है। क्या थी इस मीटिंग के हाइलाइट्स, नूपुर हमें बता रही है सारी डिटेल्स। नूपुर बताइए। बिल्कुल सर, पॉजिटिव हाइलाइट्स वहाँ से सामने आई है। गोदरेज कंज्यूमर के मैनेजमेंट ने एनालिस्ट के साथ मीटिंग की थी पिछले सप्ताह, और वहाँ से काफ़ी कुछ सामने आते हुए दिखा है। कंपनी ने 3 बड़ी चीज़ों पर फोकस किया है। पहला, लीडरशिप, जहाँ पे कंपनी का कहना है कि नए प्रोडक्ट पोर्टफोलियो से कंपनी अपने मार्केट लीडरशिप पर फोकस करेगी, मार्केट शेयर बढ़ाने पर फोकस करेगी। दूसरा बड़ा रीज़न है कि वॉल्यूम ग्रोथ को लेकर मैनेजमेंट काफ़ी पॉजिटिव है। इंडिया वॉल्यूम ग्रोथ में डबल डिजिट का ग्रोथ कंपनी ने मैनेजमेंट की तरफ से गाइडेंस आते हुए दिखा है। और तीसरा बड़ा उनका जो फोकस है वो इंटरनेशनल कारोबार पे, जहाँ पे वो काफ़ी पॉजिटिव है। काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स उनके जैसे कि हेयर केयर, लिक्विड जेल, डिटर्जेंट कैटेगरीज में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ जो है मैनेजमेंट की तरफ से क्लियरली इंडिकेशन आए कि यहाँ पे अच्छी ग्रोथ रहेगी, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रहेगी। और इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स में जो मार्केट लीडरशिप है वो भी बरकरार रहने वाली है। इंडोनेशिया में जो हेयर केयर कैटेगरी है उसकी भी ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाली है आने वाले क्वार्टर्स में। और जो नया अगले साल जो होगा FY25, उसकी ग्रोथ भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी। मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी और बिजनेस मॉडल का जो ऑप्टिमाइजेशन नए मैनेजमेंट से हुआ है, सुधीर सीतापति साहब ने जब से MD एंड CEO का पदभार संभाला है उसके बाद से हमने देखा है कि मार्जिन्स भी सुधरते हुए दिखे, और मैनेजमेंट मार्जिन्स को लेकर अब यहाँ से और भी पॉजिटिव है, और मुनाफे में भी आपको सुधार होते हुए दिखेगा। मोतीलाल ओसवाल की तरफ से बाय का कॉल है, और टारगेट जो दिए वो 1210 रुपये के दिए। तो लीडरशिप बरकरार रहेगी, मार्जिन्स इंप्रूव होंगे, नए प्रोडक्ट लॉन्चेस होंगे, इंटरनेशनल कारोबार में ग्रोथ डबल होती हुई दिखेगी, और डबल डिजिट के इंडिया वॉल्यूम ग्रोथ को लेकर मैनेजमेंट काफ़ी पॉजिटिव है। ओके, तो ये है आपके लिए गोदरेज कंज्यूमर्स पर मोतीलाल ओसवाल की भी राय, और साथ ही एक्शन जो कुछ एनालिस्ट मीट के बाद आता हुआ दिखा है। जैन साहब वैसे आमतौर पर कंजम्पशन स्टॉक्स पर फोकस कम करते हैं, लेकिन जैन साहब इस पर मैं आपसे राय लेना चाहता हूँ, गोदरेज कंज्यूमर्स। नहीं, बिल्कुल कर रहा हूँ। देखिए अनिल जी, मुझे संभाव ये पूरा सेक्टर, इनफैक्ट जैसे हम केमिकल्स की जब बात कर रहे थे तो वैसे ही आप देखिएगा ये जो FMCG वाले और कंजम्पशन वाले स्टॉक्स भी उतना परफॉर्म नहीं कर पा रहे क्योंकि रूरल डिमांड की वजह से। बट अब धीरे धीरे रुझान ठीक होने लगा है रूरल डिमांड में भी, और जिस तरीके से जो हमारे टॉप इंडिकेटर्स है इकोनॉमी के उन सबको देखते हैं तो ऑलराउंडेड ग्रोथ है कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी में, तो उसका भी सब कुछ फायदा जो है देखने को मिलेगा हर सेक्टर्स पे। तो गोदरेज कंज्यूमर इज सर्टेनली एन आउट परफॉर्मर। आप देखिए HUL आज हमने जिक्र किया, कोलपाल की अगर बात करते हैं, इवन नेस्ले वो तो गजब का आउट परफॉर्मर है। मुझे नेस्ले में बहुत बड़ी तेजी लगती है, HUL में बहुत अच्छा, मुझे एक कंसोलिडेशन के बाद रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से बढ़िया लग रहा है। सो ओवरऑल ये सारे स्टॉक्स में डाबर, मैरिको, हमने भी एक जो डिटर्जेंट वाले स्टॉक्स है उनमें भी जिक्र किया था रिसेंटली एक स्टॉक का नाम। सो ओवरऑल आई फील कि ये सारे स्टॉक्स अच्छा करेंगे, और रूरल डिमांड और ओवरऑल कंजम्पशन स्टॉक्स में फर्क आएगा, और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से इन सब स्टॉक्स को कहीं ना कहीं लेके काम करना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त आती हुई। सारे के सारे कंजम्पशन स्टॉक्स बड़े एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। आज के सेशन में लीवर खरीदारी करने की राय राकेश जी ने दी थी अभी थोड़ी देर पहले, और उसके अलावा सुबह भी मेरे ख्याल से कंजम्पशन स्टॉक्स में कुछ खरीदारी की राय मैकडॉवेल में हमारे सेठ साहब की तरफ से
जुबिलेंट फूड आज पिक ऑफ द वीक के हिसाब से बंसल जी ने पसंद किया, तो फिर से इस पूरी स्पेस में धीमे धीमे खरीदारी करने का मौका आपके लिए बनता हुआ दिख रहा है। ये एकदम साफ नज़र आ रहा है। आइए बढ़ते आगे, और एक बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होती दिख रही है, जरा इसको हम लेकर आए आपकी स्क्रीन पर, और वो है अदानी ग्रीन को लेकर ये खबर आती हुई दिख रही है। अदानी ग्रीन फंड जुटाने के प्रस्ताव, हाँ जी हाँ, आज बिल्कुल ट्रिगर्स में था। बोर्ड बैठक हुई थी, आज कंपनी की तरफ से बोर्ड बैठक होनी थी, और बोर्ड बैठक में 6 करोड़ 31 लाख वारंट्स जारी करने को इशू मंजूरी मिली। ओहो, 9,350 करोड़ रुपए, काफ़ी बड़ा पैसा वारंट्स के जरिए जुटाने वाली है, यानी कि बड़ा इक्विटी कंपनी रेस करी, और वो भी फाउंडर्स प्रमोटर्स यहाँ पर इक्विटी ले रहे हैं। तो 1480 रुपये के नाम पर अच्छी प्राइस पर ली जा रही है, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि 1580 का प्राइस और 1480 पर अगर प्रमोटर ले रहे हैं वारंट्स इशू, तो काफ़ी बढ़िया प्राइस मानी जाएगी। तो ये बड़ा डेवलपमेंट इस वक्त होता हुआ दिख रहा है आपके लिए अदानी ग्रीन को लेकर। यहाँ पर प्रमोटर्स की तरफ से इक्विटी रेज करने का प्लान सामने आता हुआ दिख रहा है आज की बोर्ड बैठक में, और बड़ा फंड रेजिंग प्लान आता दिख रहा है 9,350 का। आई एम श्योर ये बड़ा फंड रेजिंग प्लान कंपनी के लिए हैंडी होगा, तो बड़ी इक्विटी आती हुई आपको नजर आ रही है। ये है डे हाई पर स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, जबरदस्त एक्शन में। जरा एक बार इस स्टॉक के चार्ट पर हिमांशु जी से राय ली जाए। हिमांशु जी चार्ट देखिए जरा, पहले बताइए क्या लेवल से ऊपर के अवेलेबल इसके स्टॉक के लिए, जल्दी से बताएं। अनिल जी 1580 1575 के ऊपर ये स्टॉक आज क्लोज दे रहा है, जो कि मेरे लिए एक फ्रेश ट्रिगर इनिशिएट करता है खरीदारी का। और मुझे लगता है कि 1700 रुपए तक की अपमूव यहाँ पर 1 से 2 दिनों में बहुत शॉर्ट टर्म में बनती हुई नजर आ सकती है। स्टॉप लॉस के तौर पर 1550 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं। करंट लेवल्स पे खरीदारी करी जा सकती है। 1700 रुपए तक का एक अपमूव मुझे लगता है बेहद शॉर्ट टर्म के व्यू से यहाँ पर लिया जा सकता है। लेकिन पोटेंशियल ये भी है कि 1700 रुपए के ऊपर अगर ये स्टॉक चलता है तो पोजिशनली ये 1850 रुपए तक की भी जर्नी दिखा सकता है। तो फिलहाल करंट लेवल्स पे 1550 के स्टॉप लॉस के साथ 1700 रुपए की शॉर्ट टर्म टारगेट्स के लिए खरीदारी करके चला जा सकता है। ओके, 1700 रुपये तक की यात्रा करेगा, यहाँ से भी अच्छी एक्शन बनती हुई आपको नजर आएगी। अदानी ग्रीन यहाँ से भी मजबूत होने को तैयार है, तो खरीदारी करके चले, 1700 का रखें लक्ष्य। चलिए बढ़िया है, ये है स्टॉक, और स्टॉक जबरदस्त एक्शन में 4% की बढ़िया मजबूती होती दिख रही है। एक बार देख लूँ इसका असर क्या अदानी ग्रुप के बाकी शेयरों पर भी आता हुआ दिख रहा है। एक बार जरा फंडामेंटल राय भी चोपड़ा साहब से ली जाए। चोपड़ा साहब 9,300 करोड़ के वारंट्स किसी भी लिहाज से बड़े कहे जाएंगे, और प्राइस भी मार्केट प्राइस के आसपास ही, ज़्यादा ऊपर नहीं है, 1480 के आसपास। कैसे देखते हैं आप? देखिए, इतना फंड जुटा रही है यदि कंपनी, तो निश्चित रूप से आगे प्लान्स हैं। और अदानी समूह में हमने देखा है कि निरंतर जिस तरह से ग्रोथ हो रही है, जो कॉन्ट्रैक्ट्स इनको मिल रहे हैं, उसमें फंड रिक्वायरमेंट तो है ही। मगर मेरा एक पर्सनल व्यू है, काफ़ी वॉलेटाइल स्टॉक है, बहुत सारे दूसरे स्टॉक्स अवेलेबल हैं मार्केट में, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। अदानी समूह के बारे में हमारे पहले भी बात हुई। मुझे लगता है कि अगर एसीसी अंबुजा और अदानी पोर्ट, ये 3 कंपनीज मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, फंडामेंटली भी और बिजनेस मॉडल वाइज भी। बाकी मुझे लगता है कहीं ना कहीं, देखिए अनिल जी, ओवर वैल्यूएशन का इशू पहले भी अदानी ग्रीन में रहा, और अदानी के काफ़ी दूसरे स्टॉक्स में भी रहा। तो मेरा मानना है कि उन बिजनेसेस में रहें जहाँ पे वैल्यूएशन अच्छी है। अगर आप अलाउ करें तो 2-3 स्टॉक्स में बोलना चाहता हूँ सर, लेकिन उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास स्पेशल पिक का बिगुल विजय चोपड़ा साहब के लिए 2 और 3 पिक्स जो आ रही चोपड़ा साहब की तरफ से। आइए बिगुल के बाद लेते हैं उनसे उनकी बेहतरीन पिक्स। बताएं सर। अभी हाल फिलहाल में कुछ 1-2 हफ्ते पहले मैंने गार्डन रीच शिपयार्ड रिकमेंड किया था लगभग 800 के स्तर पे। आज ये अच्छी तेज़ी दिखा रहा है, और मुझे लगता है कि ये यहाँ से चलता हुआ 930 और 950 के स्तर पर निश्चित रूप से जाएगा। और मैंने बात कई बार बोली, दोबारा बोलता हूँ, अगर भारत को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बननी है तो एक डिफेंस हब के रूप में भारत को एक बहुत मेजर योगदान देना होगा, और डिफेंस क्षेत्र ही भारत को वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की जगह पे लेके जाएगा। और धीरे धीरे भारत सरकार काम भी कर रही है इस तरफ कि डिफेंस कंपनीज अच्छा करें। हमने देखा है जो कोचिन शिपयार्ड में हुआ या जो मज़गांव डॉक में हुआ, मुझे लगता है GRSC भी बहुत ही अच्छा कंटेंडर है, अच्छी कंपनी है। इसके अलावा दूसरी कंपनी जो रिकमेंड करना चाहता हूं मैं, वो भारतीय रेल की एक कंपनी है राइट्स।
और मुझे लगता है रेलवे क्षेत्र में आज भी एक खबर आई थी कि 7 ट्रिलियन 60 ट्रिलियन रुपीस इन्वेस्ट किए जाएंगे, नई लाइंस बनाई जाएंगी, नई ट्रेन्स आ रही हैं। ऐसा समय आएगा जब वेटिंग खत्म हो जाएगी। तो भारतीय रेल में अश्विनी वैष्णव साहब के आने के बाद से बहुत सारी अच्छी सकारात्मक खबरें आ रही हैं। अंडररेटेड सेक्टर था और अब मुझे लग रहा है कि वो कैचअप कर रहे हैं, जो वैल्यूएशन कैचअप है वो हो रहा है। राइट्स जो करीब करीब 506 507 पे ट्रेड कर रहा है, मुझे लगता है बहुत जल्द ही आपको 550 और 600 के स्तर पे दिखेगा। एक और भारत सरकार की कंपनी है जिसका नाम है मिधानी, मिश्र धातु निगम लिमिटेड। ये भी एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है और मेटल क्षेत्र पे मैं सुन रहा था आपने काफ़ी कई लोगों ने टिप्पणी करी है और मुझे भी मेटल क्षेत्र बहुत अच्छा लगता है। और 411 के लगभग अभी 410 411 पे ट्रेड कर रहा है मिधानी और मुझे लगता है ये 490 के स्तर पर निश्चित रूप से जा सकता है। तो ये 2-3 कंपनीज हैं जिनके बारे में मैंने जो बोला मुझे बहुत अच्छी लगती हैं अभी शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। ओके, राइट्स पसंद है 550 500 600 के टारगेट के लिए, मिधानी पसंद है 490 के टारगेट के लिए, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स पसंद है लगभग आप 930 950 का टारगेट इनके लिए भी लेकर चल सकते हैं। ये आपके लिए राय है इस वक्त। चोपड़ा साहब की तरफ से कुछ स्पेशल पिक्स आपके लिए आती हुई इस वक्त। आइए कुछ और बेहतरीन स्पेशल पिक आपके लिए कुणाल जी राकेश जी की तरफ से भी आने को है तैयार, लेकिन उससे पहले जल्दी से एक बार देख लेते हैं मर्जर और एक्विजिशन के लिहाज से 2023 का साल कैसा रहा और 2024 में कौन सी नई डील्स पर लग सकती है मुहर। नूपुर हमारे साथ बताने के लिए इस पूरी स्पेस की डिटेल्स नूपुर बताइए। बिल्कुल सर, 2023 एक्चुअली मर्जर एंड एक्विजिशन के लिए थोड़ा सुस्त रहा है क्योंकि पिछले साल 2022 में हमने देखा था कि करीबन 192 बिलियन डॉलर की डील्स हुई थी और इस बार सिर्फ 709 करोड़ डॉलर की डील्स होती हुई दिखी है। तो गिरावट अगर आप देखें डील वैल्यू में तो आपको 63% की नजर आएगी। तो ये साल 2023 थोड़ा सुस्त रहा है M&A डील्स की वैल्यू को लेकर और M&A डील्स को लेकर, लेकिन अब जानकारों का यही कहना है कि 2024 जो है वो एक अच्छा साल M&A के लिए रह सकता है। कौन से स्टॉक्स में बड़ी डील दिखी थी वो भी मैं आपको बता देती हूँ। रूट मोबाइल में प्रोमैक्स ग्रुप ने करीबन 58% हिस्सेदारी खरीदी थी, ये बड़ी डील सामने आई थी। निरमा ने ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज को खरीदा था, ये एक बड़ी डील थी। इप्का लैब्स और यूनिकैम लेबोरेटरी में भी 38% की हिस्सेदारी खरीदते हुए नजर आए थे और टाइटन ने कैरेट लेन को पूरी तरह से कर लिया था एक्वायर, तो जिसके चलते ये सारे के सारे स्टॉक्स इस साल M&A के चलते फोकस में आते हुए नजर आए थे। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 2023 में M&A ट्रांजैक्शंस कम हुए, लेकिन ब्लॉक डील अगर आप देखें तो इस 2023 में रिकॉर्ड लेवल पे आती हुई नजर आई। 80 से ज़्यादा ब्लॉक डील्स हमने इस साल होते हुए देखी है। 1500 करोड़ डॉलर से ज़्यादा की ब्लॉक डील्स आपको नजर आएगी। प्रमोटर्स, प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल्स ने अपने हिस्सेदारी काफ़ी सारे स्टॉक्स में बेची है और सबसे ऊपर नाम आपको जोमेटो दिखेगा। करीबन 8-9 ब्लॉक डील्स इस स्टॉक में हुई है पूरे साल में। पेटीएम, नायका, डिलीवरी जैसे स्टॉक्स में आपको बड़ी ब्लॉक डील होती हुई नजर आई। अब नज़र रखनी है अगले साल के M&A एक्विजिशन पर। 2 नाम जो इस साल पेंडिंग रह गए उसमें सबसे ऊपर है सिप्ला और VIP इंडस्ट्रीज। सिप्ला और VIP डील होते होते कई बार बातें हुई लेकिन हो नहीं पाई फाइनली, और VIP तो और सिप्ला दोनों पर आपने काफ़ी समय से नज़रें बनाई हुई है। ये जो आपका पेंडिंग काम है टू डू लिस्ट का, ये कृपया करके नूपुर आप 2024 में कंप्लीट कर लीजिए। बिल्कुल, जनरली अप्रैल में होता है, मार्च एंड में उससे पहले कंप्लीट हो जाए डील्स, ये इंश्योर कर दिया। बिल्कुल सर। दवा बनाइए कंपनी की, मेरा अप्रेजल आपकी इन 2 डील पे काफ़ी डिपेंडेंट है, जल्दी से खत्म करके आगे बढ़े। आइए तब तक हम बढ़ते आगे सुमित जी के लिए एक बिल, सुमित का सुपर हिट। सुमित जी बताएं सर। अनिल जी, बाय का स्टॉक रडार पे है 308 रुपए 80 पैसा, 309 रुपया ये अभी भाव है। 308.80, 309 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है NTPC। NTPC तेजी के ट्रेंड के अंदर में है, ये सेक्टर में भी कंटिन्यूस तेजी देखने को मिल रहा है। NTPC भी आज सुबह से तेजी का मुंह भी दिखा रहा है, तो NTPC के अंदर यहां से ऊपर का मुंह देखने को मिलना चाहिए। खरीदारी करें, जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है 302 रुपया 303 रुपए के पास है। 303 के स्टॉप लॉस से NTPC में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, पहला टारगेट 315 का, दूसरा टारगेट 318 का, ये शॉर्ट टर्म के टारगेट है। पोजीशन टारगेट और ऊपर के देखने को मिलेंगे, तो खरीदारी करें NTPC। ओके, तो NTPC है वो स्टॉक जहां पर 315 और 318 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करने की राय सुमित जी की तरफ से।
303 का लगाएं आप स्टॉप लॉस। आइए अगला बिगुल है बंसल जी के लिए। स्पेशल पिक आ रही है बंसल जी की तरफ से बिगुल। वैसा आज तो स्पेशल पिक का दिन हो गया। सेठी साहब, उसके बाद चोपड़ा साहब, उसके बाद कुणाल जी, राकेश। बंसल जी आपकी दोनों कुणाल जी राकेश जी की सम्मिलित है ना? जी अनिल जी, चार्ट कॉर्नर है, सम्मिलित है अनिल जी, कंबाइंड। जी फरमाएं। देखिए अनिल जी, पर्सनली आई लाइक मतलब कि बाइंग स्टॉक्स, रिकमेंडिंग स्टॉक्स ऑन साइकिल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कि जब ब्रेकआउट ना हुआ हो। जैसे आप जनरेशन्स की बात कर रहे थे ना, हमारी जनरेशन में जब बच्चा पढ़ने निकलता था बाहर, उसे बोलते थे कि भागती हुई ट्रेन, भागती हुई बस को मत पकड़ना। बट आज की जनरेशन को तो अनिल जी बोल ही नहीं सकते कि भागते हुए प्लेन को मत पकड़ना, क्योंकि उसको पकड़ा ही नहीं जा सकता है। तो रुका हुआ शेयर है, 2021 के हाइस के ऊपर ब्रेकआउट हुआ है, कंसोलिडेट हो रहा है और बहुत बड़ा अपमूव देखने को मिलेगा। स्टॉक है लुपिन, जिसका जिक्र सुबह भी किया था। इन स्तरों पे हल्की फुल्की करेक्शन पे खरीदें। 1220 का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लगाएं। 1900 से लेकर 2000 के एक टारगेट के लिए लुपिन पर एक ओवरवेट खरीदारी की राय है। इसको बाय एंड होल्ड करें, डिलीवरी में खरीदें। ओके, 2000 बंसल जी, कुणाल जी नहीं है तो आप कोई भी टारगेट दे रहे हो? नहीं अनिल जी, ऐसा नहीं है। ये लेवल्स पुराने थे, मतलब कि अगर आप देखें तो 2015, 16, 18 में थे अनिल जी, और इसमें 2021 के ऊपर का ब्रेकआउट देखने को मिला हुआ है। फार्मा एक री रेटिंग की तरफ जा रहा है और ये लेवल्स अनिल जी देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि लेवल्स देखने को नहीं मिलेंगे ऊपर में। तो ये है राय आपके लिए लुपिन पर। आइए लगता है लुपिन पर ही कुछ विशेष टिप्पणी सुमित जी भी करना चाह रहे हैं। जी सुमित जी। अनिल जी बिल्कुल, एकदम राकेश जी ने एकदम सही पिक चुन ली है, लेकिन अब उनकी स्पेशल पिक के चक्कर में मेरे को ऐसा लग रहा है कि हम 1 मिनट आगे हो चुके हैं, क्लोजिंग में आ चुके हैं। हाँ। तो आप कहे अगर आप स्ट्रेटेजी के साथ रेडी है तो आपकी क्लोजिंग स्ट्रेटेजी का बिगुल बजा देते हैं। हेलो सुमित जी। ये एंकरिंग करने लगे आप तो? नहीं अनिल जी, मैंने कहा मैं थोड़ा सा आपको सपोर्ट कर देता हूं, आप अकेले हो रहे हो ना, इसके लिए। गजब भाई साहब, मतलब 3-20 हो गया, मुझे ध्यान नहीं आया। चलिए सुमित जी की रिक्वेस्ट पे बिगुल 3-20 की फाइनल स्ट्रेटेजी। जी सुमित जी। जी सुमित जी कुछ कह रहे थे आप? अनिल जी मैं बोलता हूँ, आप नहीं, मैं बोलता हूँ आपकी स्ट्रेटेजी के लिए। जी तो पीसीआर के लिए मैसेज है, 3-20 हो चुके हैं, तो अनिल जी की स्ट्रेटेजी के लिए बिगुल, उसके बाद लेते हैं अनिल जी की स्ट्रेटेजी। बिगुल आ गया, आगे बोलो। ठीक है। पीसीआर को भी इंप्रेस करके रखा है सुमित जी ने। एक बार बोला वापस हो जाते बिगुल। गजब है सुमित जी, आपकी चलती है मतलब घर के बाहर भी। जी बताएं सर। तो अनिल जी निफ्टी अभी 90 पॉइंट ऊपर है, 21,440 के पास ट्रेड कर रहा है। हाँ। बैंक निफ्टी में भी 230 पॉइंट की तेजी है। आपने लास्ट स्ट्रेटेजी बताई 240 को, उसके बाद से मार्केट में ऊपर का मूव भी देखने को मिला है। तो अब आपको क्या लगता है कल के लिए क्या करके चलना चाहिए अनिल जी? ओ भाई साहब, इतने बड़े बड़े लोग सवाल पूछे, बड़ा स्ट्रेस आ जाता है एकदम। ओके, तो कल के लिए तेजी करके चलना है। वजह 2 है। पहली चीज़ तो आज की जो क्लोजिंग मिल रही है, क्लोजिंग काफ़ी बढ़िया कही जाएगी। 21,450 के आसपास हम बंद हो रहे हैं। ये थर्ड बेस्ट क्लोजिंग हो सकती है निफ्टी की अब तक की। 15 दिसंबर को हम बंद हुए थे 21,456 पर, 21,453। उसके बाद 2 दिन बाद क्लोजिंग मिली थी 21,418। तो 3 बार हम 21,400 के ऊपर बंद हुए। आज ये चौथी बार होगा जब हम 21,400 के ऊपर बंद होते दिखेंगे। तो क्लोजिंग बेसिस पे एक अच्छे ब्रेकआउट के संकेत आ रहे हैं। लॉन्ग पोजीशन बनाए रखें। अगर और फ्रेश क्रिएट करना चाहें तो एक ही कंडीशन पे कि अगर 150 पॉइंट 100 पॉइंट कल नीचे मिले तो आप और ऐड करेंगे, न कि स्टॉप लॉस लगाने के बारे में सोचेंगे। आपका टारगेट 21,500 से 21,600 का होगा अब से लेकर एक्सपायरी तक। तो फ्रेश खरीदारी भी कर सकते हैं 2 टुकड़ों में, आधी अभी आधी कल। और अगर आपको ओवरनाइट रिस्क नहीं रखनी है तो कल रखें। और अगर आज खरीदारी करें और हेजिंग करना चाहें तो 21,400 का पुट खरीद कर भी आप हेजिंग कर सकते हैं। कोई भी ऑप्शन अपनाएं लेकिन लॉन्ग पोजीशन बनाए रखें। बैंक निफ्टी 47,725 के आसपास चल रहा है। यहाँ पर भी एक्शन भरपूर है। आपको लॉन्ग पोजीशन बनाई रखनी चाहिए और भी ऐड कर सकते हैं एक ही कंडीशन पे कि 47,500 मिलेगा तो आप और ऐड करेंगे। ऊपर में 48,150 की रेंज तक जाने की तैयारी कल बैंक निफ्टी की निकल ली। सॉरी, बैंक निफ्टी की भी तो मंथली एक्सपायरी होगी, ये आखिरी हफ्ता तो परसों एक्सपायरी, दोनों साथ में होगी। तो 48,200 तक के टारगेट बैंक निफ्टी के और 21,500 21,600 तक के टारगेट ठीक है आपके लिए अगले 2 दिनों के लिए बनते हैं। उस हिसाब से लॉन्ग पोजीशन बनाए रखें, ये आपके लिए राय।
आइए बढ़ते आगे और कैश का ऑप्शन देने के लिए तैयार हैं जय ठक्कर। जय जी बताइए जी। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। अनिल जी अच्छा लगा आपका ये बुलिश व्यू देखकर और सुनकर। अनिल जी मेरा भी व्यू वही है। मॉर्निंग में अनिल जी 142 के आसपास मैंने निफ्टी का 21,400 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन सजेस्ट किया था। 185 का पहला टारगेट था अनिल जी, 194 हाई लगाया और अचीव हो गए टारगेट्स हमारे फर्स्ट टारगेट्स। अनिल जी अब जो मैं दे रहा हूँ 21,450 के स्ट्राइक के अंदर मैंने कॉल ऑप्शन सजेस्ट कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे 110 रुपए पर ये ट्रेड कर रहा है, इसको खरीदे। अगर मॉर्निंग में थोड़ी बहुत टिप अगर अनिल जी देखने मिली साइडवेज होकर टिप और 90 के आसपास मिले तो फर्दर ऐड कीजिएगा, आपकी एवरेज 100 की हो जाएगी। एंड 110 पर तो अभी ट्रेड कर रहा है, उस पर तो खरीदे ही आप डेफिनेटली। कंबाइंड एवरेज के बाद कंबाइंड स्टॉप लॉस जो अनिल जी होगा वो 57 का होगा, 57 का, राइट। एंड ऑन अ क्लोजिंग बेसिस होगा कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। टारगेट्स ऊपर में अनिल जी जो निकल कर आ रहे हैं, द फर्स्ट टारगेट विल बी 156, 156 का है, तो 57 का स्टॉप लॉस रहेगा, 156 का पहला टारगेट बनेगा, दूसरा टारगेट 180 का है। मुझे ऐसा लग रहा है कि एस निफ्टी, जैसे मैंने सुबह भी कहा था कि निफ्टी इज हेडिंग टुवर्ड्स 21,500, वो लेवल्स टेस्ट होंगे। वो लेवल्स पर अनिल जी देखना होगा, अगर उसके ऊपर और निकलता है तो फर्दर हमें अप मूव देखने मिलेगा टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ ऑल टाइम हाइज एंड 550, 575 तक के लेवल्स भी आपको आते हुए फिर देखने मिलेंगे। इमीडिएटली अगर मैं देखूं तो यस अभी भी 21,400 से 350 की जो रेंज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी की, जब तक वो होल्ड कर रही है शॉर्ट टर्म आपके लिए राय 21,450 का कॉल ऑप्शन खरीदारी करने की सुमित जी की तरफ से आती है। आइए आशीष है तैयार, वक्त है बैन से बेनिफिट का। आशीष जी बताएं। सर 7 स्टॉक है हमारे पास बैन में, और क्योंकि एक्सपायरी नज़दीक आ गई तो काफ़ी सारी पोजीशंस ऐसी हैं जो हल्की हो रही हैं। सबसे पहले बाहर निकलने में अगर आप देखें तो अशोक लेलैंड है, पोजीशन 80% से नीचे आ गई है, 76% हो गई है, पक्का निश्चित है बैन से बाहर आपको दिख जाएगा। इंडिया सीमेंट्स ये भी दिखे लगभग पूरी सीरीज़ बैन में ही रहा है, यहाँ पर पोजीशंस घटकर हो गई है 78%, ये भी आपको बैन से बाहर दिख जाएगा। लेकिन एक स्टॉक है जो थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है, 80.29% है, 3 मिनट का आपके पास समय हुआ है, लेकिन जैसे कि पोजीशंस हैं यहाँ पर ऐसा लग रहा है, उम्मीद है कि ये भी बैन से बाहर आपको दिख जाएगा। तो अशोक लेलैंड, इंडिया सीमेंट और सेल, ये 3 स्टॉक ऐसे जो आपको बैन से बाहर दिखेंगे। लेकिन क्योंकि रोल हो रहे हैं तो बहुत सारे स्टॉक ऐसे जहाँ पर पोजीशन भी काफ़ी तेज़ी से बन रही है। खबरों वाले कुछ स्टॉक है जहाँ पर एक्शन है, जैसे आरबीएल बैंक, यहाँ पर अगर आप देखें तो 118% है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, और मनोपुरम यहाँ पर 115% है। तो अगर एंट्री किसी की होगी तो 2 स्टॉक हैं आपके पास, मनोपुरम और आरबीएल बैंक, इनको फोकस करके चल सकते हैं। बाहर निकलने के लिए है अशोक लेलैंड, इंडिया सीमेंट और सेल। ओके तो ये है आपके लिए बाहर निकलने के लिए इंडिया सीमेंट, अशोक लेलैंड, सेल, 3 बार निकलेंगे। और अंदर आने के लिए आप बता रहे हो आरबीएल बैंक एंड मनोपुरम। आरबीएल तो आ ही जाएगा, एक दिन के लिए आया था घूम फिर के, मनापुरम भी एक दिन के लिए घूम फिर के वापस अंदर। चलिए तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन इस वक्त क्लोजिंग के लिहाज से आपके लिए आता हुआ। एक बार जरा बैंक निफ्टी पर भी जय की राय ली जाए, भले उनका कॉल निफ्टी पर है। जय बताइए। 47,500 तो डेफिनेटली एक्सपायरी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली भी हमने देखा कि उसी के आसपास से बैंक निफ्टी में तो देखने मिला है, और 48,000 है ये ऑर्डर। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर 48,000 के लेवल्स निकलते हैं तो वो बैंक निफ्टी में उधर आपको अच्छा मोमेंटम, बेटर मोमेंटम देखने मिलेगा एज कम्पेयर टू दैट ऑफ निफ्टी। तो वो लेवल निकलते तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी में भी खरीदारी करने की सलाह रहेगी। एनर्जी का अगर दिन मिला तो मैं वहाँ पे तो बाय रिकमेंडेशन दूंगा, तो या तो बाय ऑन फिक्स करे बैंक निफ्टी में, या तो 48,000 के ऊपर खरीदे बैंक निफ्टी को। ये 2 लेवल ध्यान में रखना है। ओके तो ये है आपके लिए राय इस वक्त आती हुई बैंक निफ्टी पर जय की तरफ से। एक्शन भरपूर है और बाजार में कितना बचा है, 1 मिनट बचा है, हाँ 18 सेकंड ही बचा है, 1 मिनट लग रहा था मुझे। ओके तो चलिए बाजार के बंद होने की तैयारी और देख लेते हैं किस लेवल की क्लोजिंग होती हुई दिख रही है। 21,455, वाह ये तो थर्ड बेस्ट क्लोजिंग के लिए हम कर रहे हैं। 21,456, 21,453 के बाद एवरेज होकर भी आएगी तो 21,418 के ऊपर आएगी, तो ये थर्ड बेस्ट क्लोजिंग।
आधा % मजबूत बंद होते हुए निफ्टी पर हम बैंक निफ्टी पर और साथ ही साथ सेंसेक्स पर भी 280 अंकों की तेजी, 268 अंकों की तेजी निफ्टी बैंक में आपके लिए होती हुई दिख रही है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों का एक्शन भी आप देख लीजिए। मिड कैप इंडेक्स 5% ऊपर बंद होता दिखा है, स्मॉल कैप इंडेक्स हल्के फुल्के हरे निशान में बंद होता हुआ दिखा है। बढ़ने वाले शेयर 2500 से ज़्यादा BSE पर, 1670 शेयर कमज़ोर, NSE पर 1370 शेयर मजबूत, 925 शेयर कमज़ोर। ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन बनता हुआ।